जैसे मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो उस टाइम मेरे को समझा कि अभी बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास में नहीं थे। मैंने सोचा कि ऐसा बिजनेस ढूंढते हैं जहां से क्या करेगा, पैसा भी कम लगेगा और मैं भी ग्रो हो जाऊंगा। और खुद को सेल मार्केट या प्रेजेंट करने के लिए ना पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि खुद की शर्म छोड़नी पड़ती है। मेरा खुद का ये मानना है कि मार्केटिंग करने के लिए पैसे की नहीं, तुम्हारे दिल और दिमाग की गरज होती है। जब तक तुम अपने दुकान पे गर्दी नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दुकान लोगों को दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो दिखेगा नहीं। शिरडी में मैंने 3,000 इनविटेशन कार्ड बनाए थे। समझा? 3,000 इनविटेशन कार्ड मैंने 1 to 1 सबके शॉप के पास में जाके दिए थे। बिजनेस करना मतलब क्रिमिनल समझा जाता था। मतलब अगर मैं गांव से जा रहा हूँ टू व्हीलर पे तो अरे यार इसने चाय चालू किया, उसने ये किया, और लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। जैसे मैं बोला ना, हर घर उद्योजक, घर घर उद्योजक, हर घर से उद्योजक भी बनाने हमें और चाय भी पिलाना है। किसी बंदे को अगर आपका फ्रेंचाइज लेना है, उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, आप किस बंदे को चूज करते हो फ्रेंचाइज के लिए, और उसको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। गरीब पैदा होना तुम्हारा नसीब है, लेकिन अगर तुम गरीब मरते हो तो वो तुम्हारा कर्म है। एक बंदा जो एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था, उसके पिताजी बाहर जाके खेती में काम करते थे, माताजी बाहर जाके खेती में काम करती थी, और उन्होंने कष्ट करके खुद के बच्चों को पढ़ाया लिखाया और वो ग्रेजुएट बनाया। ये सब होने के बाद जब बच्चा देख रहा था कि मेरे पिताजी मेरी माताजी कितना कष्ट करती है छोटा छोटा पैसा कमाने के लिए, तो उसने सोचा कि मैं पैसा कमा के ही रहूंगा। लेकिन पूरे दुनिया अपोज करने के लिए बैठी हुई थी। हर कोई बोल रहा था ग्रेजुएट हो गया है तो नौकरी चालू कर दे, ग्रेजुएट हो गया तो नौकरी चालू कर दे। लेकिन उस बंदे को पता था कि नौकरी में उतना पैसा नहीं बनने वाला, तो खुद ने ठान ली कि करूंगा तो धंधा ही करूंगा, और ऐसे ही करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। और जब खुद जाके घर पे बताया कि मैं धंधा स्टार्ट करने वाला हूँ, तो पिताजी ने किस तरीके से रिएक्ट किया, माताजी ने किस तरीके से रिएक्ट किया, और खुद के पिताजी के साथ झगड़ा करके जब वो बंदे ने खुद को बोला कि नहीं मैं करूंगा तो धंधा ही करूंगा और सबको प्रूव करके दिखाऊंगा, तो किस तरीके से पहला ठेला चालू किया चाय का, और देखते ही देखते उस पहले ठेले के प्रॉफिट से आज 700 से ज्यादा भी फ्रेंचाइज उनकी हो गई है। डेली 3 से 4 फ्रेंचाइज खुलती है, और फ्रेंचाइज मॉडल को इस तरीके से अनलॉक कर दिया कि चाय के फ्रेंचाइज के लिए पैसा लगता है क्या, लगता है तो कितना लगता है, क्यों लगता है, चाय का कितना पैसा देना पड़ता है, यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे बैठती है, कितना सेल होने के बाद तुम प्रॉफिट कमाना चालू कर देते हो। एक ही उनका उद्देश्य है, हर घर उद्योजक घर घर उद्योजक। तो ऐसे जबरदस्त बंदे से किस तरीके से उन्होंने खुद की मार्केटिंग की, खुद के बिजनेस की मार्केटिंग की, कैसे नेटवर्किंग किया, तो आज हम मिलने वाले हैं ग्रेजुएट चाय वाला के फाउंडर नीलेश जी से। मिलते हैं नीलेश जी से। तो नीलेश जी, मैं सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपने 2 से 3 साल में करीब 700 से ज्यादा फ्रेंचाइज आपकी चालू की है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है मुझे ये। तो वहां से जाने से पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आप कहाँ से आते हो, आप थोड़ा मुझे बताइए कि आपका एजुकेशन क्या था, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, और आपको पहली बार जिंदगी में कब ऐसा लगा कि मैंने धंधा चालू करना चाहिए, वो थोड़ा सा आप मुझे बताइए। तो बेसिकली सर मैं एक पुअर बैकग्राउंड से था। जब मैं कॉलेज में था ना, तो उस टाइम पे मेरे पास में नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान आया था। ओके। शुरू से जब मेरा 12th हुआ तो मेरे को इंजीनियरिंग करना था, लेकिन घर वालों के पास में फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने बीएससी किया। हाँ। तो एसवाई में जब मैं था तो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मेरे पास में आया। समझा। और जिस दोस्त ने मेरे को दिखाया तो वो मेरे को बोल रहा था कि भाई तू यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकता है, लेकिन मेरे को वो नहीं दिख रहे थे कि मैं करोड़ों कमा सकता हूँ। मेरे को खाली दिख रहे थे कि जो मेरे माँ दूसरों की खेती में काम करती है, पिताजी दूसरों के यहाँ पे काम पे जाते हैं, और घर में जो क्राइसिस हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो केवल पैसा है। मेरे को दिख रहा था कि ये भी अगर हो जाता है तो अपन अच्छे से ग्रो करेंगे इसमें। तो मैंने नेटवर्किंग ज्वाइन किया। जब मैंने नेटवर्किंग ज्वाइन किया तो नेटवर्क मार्केटिंग में सर कंपनियां बहुत ज्यादा फंसाते हैं, और कंपनियों की वजह से मैंने बहुत सारे कंपनी भी चेंज किए, लेकिन पैसा नहीं कमाया वहां से। समझा। लेकिन उस टाइम पे मैं मेरे सबको बोलता था कि एक साल में मैं बंगला बनाऊंगा, एक साल में मेरे पास में BMW होगा, क्योंकि उनके पास में होलसेल में मोटिवेशन रहता है। अच्छा। मतलब उन्होंने जो नेटवर्कर रहते हैं ना, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लिया होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ही रहता है उनके पास में, इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं, और अपन सेम कॉपी करते हैं अपने घर वालों के पास में। और मैं एकेडमिकली भी अच्छा था, मेरे को मार्क्स भी अच्छे आते थे, लेकिन एसवाई में तो कम आए। लेकिन घर वाले भी डांट रहे थे कि यार तू कर क्या रहा है, अपना जो प्रॉब्लम है तो इससे नहीं सॉल्व कर सकता है। जैसे कि मेरा टीवाई खत्म होने तक मैं 1.5 साल में मैंने कुछ पैसे नहीं कमाए। जो मेरे को स्कॉलरशिप मिल रही थी उसी से मैंने अचीवमेंट करता था, मोबाइल ले, टू व्हीलर ले, और वही वो जो नेटवर्किंग वाले होते थे वो दिखाते थे।
तो मेरे को समझ में आया कि नेटवर्किंग में मैं पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन चलो यहाँ से तो अभी बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्रीम्स थे ना सर, वो जॉब से कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकते थे, क्योंकि समझा। उस टाइम पे सबको बताया था कि मेरे को ये करना है, वो करना है, ये लेना है, वो लेना है, हाँ, और ये प्रॉब्लम होता। तो टीवाई जैसे खत्म हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो अपन अभी बिजनेस करते हैं। तो उस माइंड पे, उस क्षण पे जैसे मेरा ग्रेजुएशन हो गया, तो उस टाइम मेरे को समझा कि अभी बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास में नहीं थे, क्योंकि मेरे 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 दो बहनों की शादी हुई थी सर। तो उस समझा। टाइम पे वो पैसे भी घर वालों ने कर्ज लिया था, वही समझा। घर वाले फेड रहे थे, तो मेरे को घर वाले पैसे ही नहीं दे सकते थे, इसीलिए मैंने बिजनेस का सोचा। लेकिन करना क्या है वो मैंने एजुकेशन में एंट्री की है। एजुकेशन। तो आपने बताया कि मतलब आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट रहा आपका स्टार्टिंग का जर्नी। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से, आपको जन्म कहाँ पे हुआ था आपका, और आपका 12th तक का एजुकेशन कहाँ पे हुआ? मेरा जन्म सर शिरडी के नजदीक एक वाकड़ी गांव है, वहां पे हुआ था, वाकड़ी में। और एजुकेशन मेरा, मैंने साइंस लिया था सर। 11th-12th मैंने साइंस की थी बोराव के कॉलेज श्रीरामपुर से। ओके, ओके। और क्या माइंडसेट था, मतलब मुझे तो खुद ऐसे लगता है कि जो बंदा गांव से आता है और जिसने गरीबी दिखी हुई है, उससे ज्यादा बेहतर आदमी इस धरती पे तो हो ही नहीं सकता, बराबर है। क्योंकि वो बंदा रोज अपना खुद का खाना खाने के लिए, अपने माँ बाप से थोड़ा रिस्पेक्ट लेने के लिए रोज फाइट कर रहा है, रोज फाइट कर रहा है, रोज फाइट कर रहा है। और जब वो उस बैकग्राउंड से आता है तो फाइटर ही पैदा होता है, उसको तो पता ही नहीं है, मतलब उसको तो चुनौतियां उसको रोज आनी है, और चुनौतियां उसको तो कुछ लगती भी नहीं है, बोले ये तो रोज का काम है। तो आपको कब, मतलब जो आपने बताया कि सेकंड ईयर में आपको लगा कि पैसा कमाना चाहिए, तो ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ था कि आपको ऐसा लगा कि नहीं अब बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहिए? क्यों आपको ऐसा लगा कि पैसा ही सोल्यूशन है मेरे सारे प्रॉब्लम्स का? सर मेरा जो घर था ना, हाँ। वो जब बारिश आती थी तो पूरा, हमें रहने के लिए भी जगह नहीं रहती, 10x10 का रूम था। हाँ। और जब दिवाली थी ना सर 2016 में, जब मैं एसवाई में था, तो उस टाइम पे मैं मेरे घर वालों के लिए कपड़े भी नहीं ले सकता था। और जो हमारे घर में ऐसी परिस्थिति, जो रेशन का जो तांदूळ आता है, वो भी हमारे घर में नहीं था, हमने बाजू वालों के घर से लाया था। तो मैंने सोचा कि भाई अगर मेरा अभी एज 20 है, 20 में अगर मैं घर वालों को पैसे भी नहीं दे सकता है, तो हम क्या जिंदगी जी रहे, खाने पीने की भी प्रॉब्लम है, अगर ऐसा ही करना है तो हम पैदा ही क्यों है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी इस साल हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगले साल ये सिचुएशन नहीं रहनी चाहिए। और उसी माइंडसेट के साथ में मैंने नेटवर्किंग ज्वाइन किया है। चलो इसको बदलना ही बदलना है, क्योंकि जो कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, वो खाली पैसे से, और खाने के लिए प्रॉब्लम है अपने पास में। तो मैंने सोचा। तो नीरज जी, मुझे ये बताइए, आपने एक बहुत अच्छे से बात बताई कि आपको प्रॉब्लम थी, आपको जिस तरीके से प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से इंडिया में 30-35% ऐसी जनता है जो रोज ये देख रही है कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और छोटा सा कुछ कमा के खाली घर वालों को मिले उतना ही मिल रहा है, और हम लोग फिर थोड़ा सा गर्म खून रहता है, हम लोग जवान होते हैं और देखते हैं कि मेरी माता इतना काम कर रही है तो मैं कैसे करूं। फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर आता है और चिल्लाना चालू करता है कि देखो देखो तुम BMW ले सकते हो, देखो देखो तुम बंगला खरीद सकते हो। तो क्या बहुत सारी जनता भारत की उस प्रभाव में जा रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग से मेरे को पैसा मिलेगा? आपको वहां पे क्या लर्निंग मिली? नेटवर्क मार्केटिंग में क्या लर्निंग दी कि ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए? आज अगर कोई 20 साल का नीलेश भारत के किसी भी गांव में है और उसको लग रहा है कि मैंने मेरे माता पिता को एक साड़ी देनी चाहिए, एक अच्छा कुर्ता देना चाहिए पहनने के लिए, और वो ये सोच रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग से मेरे को ये मिलने वाला है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, मैं नेटवर्किंग से मैं यही सीखा सर कि अगर मैं नेटवर्किंग नहीं करता तो मैं अभी बिजनेस में नहीं आता। पहली बात, मेरे को नेटवर्किंग के पहले तो माइंडसेट यही था कि 30-40 हजार रुपए की नौकरी करनी है, समझा? वो माइंडसेट था। लेकिन नेटवर्किंग ने मेरा माइंडसेट बदल दिया कि मेरे को ये रियलाइज कर दिया कि नीलेश तू भी एक BMW ले सकता है, समझा? तू भी तेरे घर वालों को एरोप्लेन से घुमा सकता है, तू भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है। ये जो माइंडसेट है ना, वो मेरे को नेटवर्किंग से मिला। रही बात जो बच्चे शुरू करते हैं, वो क्या होता है ना सर, मैं तो यही कहूंगा कि सीखने के लिए नेटवर्किंग ही नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को नेटवर्किंग से मैं सीखा, मेरे को समझ में आया, मेरे को रियलाइज हुआ। ऐसी बात नहीं कि नेटवर्किंग से होगा, लेकिन नेटवर्किंग में बहुत जगह पे गलत गलत चीजें बताई जाती है। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोगों ने उसको खराब किया है। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि अगर आपको माँ को साड़ी देना है या पिताजी को कुर्ता देना है तो अपन नेटवर्किंग करके ही वो उनको दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा तो माइंडसेट वही से बदल गया, नहीं तो मैं आज भी 40-50 ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा होता, लेकिन बिजनेस में नहीं आता सर। मैं नेटवर्किंग की वजह से मैं बिजनेस में आया। तो आपका ये कहना है कि नेटवर्किंग से आपको ये समझा कि डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से की जाती है,
खुद के माइंड को किस तरीके से बदलना है, ग्रो किया जा लेकिन सकता है। आप आज खुद नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हो, ये बोल रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। मेरा खुद का भी ये मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग जितने भी धंधे की बात के फॉलोअर्स है, जो हमारी फैमिली है, उन सबको हाथ जोड़ की विनती है, आपको अगर सीखना है तो आप धंधे में जाओ, जैसे नीलेश जी Yes. कर रहे हैं। नीलेश जी खुद एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, बोलते हैं कि हर घर उद्योजक, हर घर 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 उद्योजक। उद्योजक, घर घर उद्योजक। तो आप खुद का धंधा चालू करो या फिर किसी दूसरे के धंधे में जाके ये सीखो यस, कि आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, आप सेल्स कैसे कर सकते हो, धंधा कैसे बढ़ा सकते हो, लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हो। दूसरे के धंधे में जाके भी आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। लेकिन खाली मोटिवेशन के नाम पे आप BMW के पीछे मत भागो भैया, वो BMW सच में नहीं मिलने वाली। सच में। और आप जितना भी 30, 40, 50, 1 लाख रुपए आप वहां पे डालोगे, वो सारा का सारा निकल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप पहले ही गड्ढे में हो और बड़ा गड्ढा खोद लोगे। हाथ जोड़ के विनती है, नेटवर्क मार्केटिंग में मत जाना, थोड़ा मेहनत कर लेना। 1 साल 2 साल की मेहनत रहेगी, लेकिन उसके बाद में आप बहुत कुछ कमा सकते हो। तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आपका खुद का माइंडसेट चेंज कर दिया कि मुझे प्रोग्रेस करनी है, और मेरे ख्याल से भारत के हर युवा को ये माइंडसेट चाहिए। मैं आपको दिल से बोलता हूँ कि आज 100 साल पहले एक कुछ नौजवान साथ में आए और उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए खुद को इतना नौछावर कर दिया कि खुद फांसी पे भी झूल गए। आज अगर भारत अगर किसी गुलामी में है ना, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैं मेरे माता पिता को देख रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और मैं कुछ उनके लिए नहीं कर पा रहा हूँ। वो इसी के लिए है क्योंकि हम लोग गरीब हैं। बराबर है। और आज अगर भारत को गरीबी के गुलामी से अगर हटाना है तो हर घर उद्योजक होना ही होना है, राइट। राइट। तो अपन जब धंधे के बारे में सोचेंगे, खुद का माइंडसेट अपलिफ्ट करेंगे कि नहीं, मैं इतने में नहीं कमाने वाला, इतना मेरा औकात नहीं है, मेरा औकात इससे बहुत ज्यादा है। ये जब माइंडसेट आपको मिलेगा तब आप उस पर काम करना चालू करोगे। तो अभी आपने बताया मुझे कि नेटवर्क मार्केटिंग से आपको माइंडसेट मिला। आपको कब पता चलेगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के दलदल में फंस गया हूँ? क्योंकि पहले तो आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा, आपने कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया था, और कब पता चला कि यार खत्म हो गया ये चीज अभी? सर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, 7,000 से शुरुआत की थी वहां पे, छोटे प्रोडक्ट थे। हाँ। लेकिन हुआ क्या सर, मैंने मेरा स्कॉलरशिप का आता था मेरे को, तो उस टाइम पे मैंने मोबाइल लिया। ओके। और मेरा जो सीनियर था उन्होंने क्या किया कि आज हमारे ग्रेट लीडर नीलेश सर ने लिया है मोबाइल यहाँ से। हाँ। एक्चुअली नहीं लिया था, चलो हाँ। ठीक है, प्रमोशन के लिए किया होगा, हर चीज एक प्रमोट करनी चाहिए, मैं उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके बाद में मैं सर इतना ज्यादा प्रॉब्लम में था, मैं एक डेयरी में काम कर रहा था। हाँ। मैं दिन में कॉलेज को जाता, रात में मैं हमारे पास में प्रभात डेयरी बोल के, वहां पे मैं 7 से सुबह 7 तक 12 घंटे काम करता, मजदूरी, समझा। मतलब लकड़ियां ऊपर लेकर जाता, वो कोजन वगैरह उधर, ये काम करता। मैंने उस पे मैं ईएमआई भर रहा था मेरे गाड़ी के, और जो ईएमआई गाड़ी लेने के लिए बाइक लिया था ना, उसको डाउन पेमेंट के लिए भी मेरे माँ ने बचत गट उठाया था। समझा। और मेरे सीनियर ने डाल दिया कि आज हमारे ग्रेट लीडर नीलेश सर ने लिया खुद का HF डीलक्स इस कंपनी से। और मेरे को ये रियलाइज हुआ कि, और उन्होंने आगे ये भी लिखा था, ये इससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उससे आगे उन्होंने ये लिखा था कि अब उनका अगला टारगेट है कार। मतलब मैंने 1 रुपया भी यहाँ से कमाया नहीं, ठीक है, लर्निंग तो कर रहा था मैं, लेकिन पैसे नहीं कमाए, लेकिन ये प्रमोट कर रहे कि यहाँ से लिया, आगे का टारगेट है। मेरे इसके सब हफ्ते बाकी थे, 2 व्हीलर के। समझ गया। और मेरे को ये रियलाइज हुआ कि नहीं नीलेश, तू यहाँ से पैसा नहीं कमा सकता। नहीं, एक तो लोगों ने कमाया होगा वो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन तू नहीं कमा सकता। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी इसको नहीं करना है, चलो दूसरा कुछ देखते हैं। समझ गया। तो ये कब की बात है? 3rd ईयर की बात है या 2017 की बात? 3rd ईयर के बाद में, मतलब 3rd ईयर में ही था, तो उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया। लास्ट मेरा सेम चल रहा था। लास्ट सेम चल रहा था उस टाइम पे। और फिर आपका ग्रेजुएशन, फिर उस टाइम पे आपने थोड़ा ब्रेक लिया, रुक जाते हैं या फिर कुछ नया चालू किया था उस टाइम पे? नहीं, मैंने उस टाइम पे क्या किया, जैसे मेरे को पेपर वगैरह हो गए, तो मेरे को MR बनना था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि जब MR रहता है तो हर बार कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, लोगों से बातें करनी पड़ती है, डॉक्टर को मिलना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी MR का काम करेंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और माइंडसेट तो था ही, और आपको भी मालूम है, जिसके पास में माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं तो आगे निकल जाएगा। तो माइंडसेट वही था। लेकिन MR का मैंने बहुत जगह पे मेरा जो रिज्यूम वगैरह भेजा, लेकिन मेरे को जॉब नहीं मिला MR का। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना, अभी तो अपन
मैंने ये भी सोचा था कि अपने पास में जो स्किल है उसका यूज करना चाहिए। तो मेरे पास में था बिजनेस करना है, मेरे को बड़ा बिजनेस बनाना है, लेकिन पैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा बिजनेस ढूंढते हैं जहां से क्या करेगा, पैसा भी कम लगेगा और मैं भी ग्रो हो जाऊंगा। तो एक ही मेरे पास में पोटेंशियल था, वो था मेरे को बोलना अच्छा आता था। तो मैंने बोला कि चलो अपन पढ़ाना चालू करते हैं, और मैंने 2017 में कोचिंग स्टार्ट किया, यूनिवर्सल कोचिंग नाम से। आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ था? फिजिक्स में हुआ था। फिजिक्स में हुआ था। तो अब मुझे बताइए, फिजिक्स में होने के बाद भी फिर आप एमआर का जॉब क्यों लेने के लिए गए थे? क्योंकि फिजिक्स अलग हो जाता है, एमआर के लिए मेरे ख्याल से बायो या केमिस्ट्री लगता है ना, या कर सकते नहीं, ग्रेजुएशन लगता है, ग्रेजुएशन कोई भी लगता कर है, सकता कोई है। मेरे भी को graduation- सेल सीखना था सर। अच्छा, मेरे को परफेक्ट बनना है सेल में। समझा। मेरे को कुछ, अगर जिसको बेचना आता है ना वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मेरे को पहले से टारगेट ये था कि सेल सीखना है। बाकी तो देख लेंगे करना क्या है आगे, खुद का करना है या दूसरों के यहाँ पे करना है, लेकिन सेल सीखना है पहली बात। करेक्ट, तो इसीलिए सेल के लिए मैं एमआर के लिए जा रहा था। करेक्ट। आपने जो बात बोली ना, ये एकदम गोल्डन स्टैंडर्ड है किसी भी बंदे को आगे बढ़ने के लिए। तुम्हें अगर सेल्स नहीं आती है, तुम्हें अगर खुद को मार्केट करना नहीं आता है, तुम्हें अगर खुद को प्रेजेंट करना नहीं आता है, और खुद को सेल, मार्केट या प्रेजेंट करने के लिए ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि खुद की शर्म छोड़नी पड़ती है। कि मैं खुद, क्योंकि इतनी सारी ऐसे दिल में दिमाग में चलता रहता है ना कि कैसे करूं, कोई गाली देगा क्या, कोई भगा देगा क्या। और जब तुम पहली बार जाते हो तो भगाता है ना बंदा, भगाने ही वाला है। पर जब तुम खुद को कॉन्कर करके, खुद के फियर्स को कॉन्कर करके 5 बार, 10 बार, 100 बार जाते हो, तब तुम्हें पहली बार सक्सेस मिलता है वहां पे, और फिर तुम पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। बराबर। तो आपने फिर बोला कि बोलना अच्छा आपको आना चालू हुआ था, तो आपने क्या सोचा कि मैं कोचिंग इंडस्ट्री में जाता हूँ। यस। तो कहाँ पे चालू किया आपने कोचिंग? मैंने राहता में किया सर, 11-12 का। राहता में चालू हाँ। किया 11-12 के लिए? फिजिक्स पढ़ाना चालू किया वहां से। समझ गया, बढ़िया है। तो मतलब आपके फिजिक्स के कंसेप्ट बहुत अच्छे थे? अच्छे नहीं थे, ब्रेड बटर के लिए करना पड़ा सर। अच्छा, एक्चुअली सपने तो इतने बड़े थे। आपने खुद का कोचिंग इंडस्ट्री डाला था या किसी के कोचिंग में स्टार्ट? खुद का स्टार्ट किया। खुद का स्टार्ट किया। राहता तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बना सकते थे क्योंकि बोलना आता था ना, तो सिखाने का तो स्किल था। राइट, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ा, लेकिन खुद का चालू किया। समझा। और चालू किया तो मेरे पास में 2 ही स्टूडेंट थे पहले। अच्छा। वो भी जिनका रूम लिया था उनके ही थे। अच्छा। मेरे 2-4 महीने उसमें गए, लेकिन बच्चे आते गए। हाँ। अच्छा, बच्चे भी थे मेरे पास में फिर। हाँ। मैंने मार्केटिंग के लिए भी वहां भी क्या किया सर, उस टाइम पे मैं कॉलेज में गया ना कोचिंग के लिए, मैं वही बोला ना, नेटवर्किंग से वही सीखा था कि यार खुद को बेचना है, कुछ ना कुछ तो करना है, टारगेट है तो जाना है और सोल्यूशन भी मिलेगा। मैं उस वहां के नजदीक के कॉलेज में गया और उनको बोला कि वो तो मेरे को पैम्पलेट बटाने नहीं दे सकते थे क्योंकि मार्केटिंग नहीं कर देते कॉलेज को, अदर साइड को। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैंने क्या किया, नेटवर्किंग में तो आपको भी मालूम है ब्लेजर वगैरह होते हैं, अच्छे ड्रेस होते हैं। मैंने वो फोटो वीडियो दिखाए मेरे कि सर मैं एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं आपके बच्चों को गाइड करूंगा। तो बोले टॉपिक कौन सा रहेगा सर आपका? मैं बोला कि 12th के बाद में क्या करना है। अच्छा। फिर मैंने इंटरनेट से पूरा 12th के बाद में क्या करना, ये करना, पूरा यूट्यूब छान के मैंने अच्छा सा 1 घंटे का सेशन बनाया और मैं गया। बाद में उनको इतना अच्छा प्रेजेंट किया वहां पे। और तो अपन नेटवर्किंग से तो सीखे थे कि लोगों को क्या है, एड़ा बनाना है। तो मैंने उन बच्चों को ऐसे पूरा स्पीच दिया और लास्ट में बताया कि मेरा खुद का कोचिंग क्लासेस भी है राहता में, इसी एरिया में। समझ गया। मतलब जो कॉलेज की पूरी स्ट्रेंथ थी मेरे 0 रुपए में, खाली मेरे को प्रिपरेशन करना पड़ा और वही से मेरे पास में बच्चे भी बहुत अच्छे आ गए। परफेक्ट है एकदम। इनिशियली मेरे ख्याल से जब भी, देखो मेरा खुद का ये मानना है कि मार्केटिंग करने के लिए पैसे की नहीं, तुम्हारे दिल और दिमाग की गरज होती है। तुम्हें यह ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे मेरा पोटेंशियल कस्टमर है, उसकी क्या नीड है, उसके नीड को समझो, उसको एजुकेट करो उसके नीड के ऊपर, और तुम्हारा मार्केटिंग फोकट में होना चालू हो जाता है। ये परफेक्ट आपने ढूंढा कि मेरा कस्टमर बेस कॉलेजेस है, कॉलेज की सारे के सारे स्टूडेंट्स है, उनको मोटिवेशन की और क्लैरिटी की गरज है कि 12th के बाद क्या करना है। आप वहां पे गए और खुद को प्रमोट किया और फिर वहां से आपको कस्टमर्स आना चालू हो गए। बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा हैक है ये। तो आपने फिर वहां पे तो आपको अच्छा खासा चालू हो गया था, वहां से जो आपका चाय का बिजनेस है उसमें कैसे आप ट्रांजिशन हुआ फिर? सर मैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि 2017, 18, 19, 20 ये तो कोचिंग के लिए मतलब ऐसा था कि हर जगह पे कोचिंग आ रही थी, हर किसी का कोचिंग बिजनेस अच्छा चल रहा था, और उसी टाइम पे फिजिक्स वाला बैजूस बहुत ऊपर भी बहुत थे। लेकिन सर वहां पे जो मेरा ऑडियंस था ना, मेरा उतना बड़ा भी टारगेट नहीं था कोचिंग में कि मैं फिजिक्स वाले जैसी कंपनी खड़ी कर दूं। मेरा यही था कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं।
अच्छा मतलब जो प्रॉब्लम है, मैंने जो सपने देखे, हाँ कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना पड़ता है। मेरा हमेशा से यही मानना है, और मैं ऑडियंस को भी वही बताऊंगा कि आपको अगर आगे जाना है ना बहुत, तो आगे का मत सोचे, छोटा छोटा। अगर बंगला बनाना है ना, तो पहले थोड़ा थोड़ा चालू करो। Correct. और मैं, आप बोले ना कि कोचिंग में, मेरा वो सपना नहीं था कि बड़ी कंपनी बनानी, मेरा खाली सपना था कि जो मैंने सपने देखे उसमें स्टार्ट कैसे करूं, मैं एंटर कैसे हो जाऊं यार। तो इसीलिए मैंने कोचिंग में आया। तो मेरा टारगेट था कि 100-150 बच्चे भी आ जाते हैं, 10-15 लाख रुपए भी ईयरली कमा लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ जाएगी, उससे हम बड़ी कंपनी कर सकते हैं। तो चाय का कैसे आया, 2017 आपको भी मालूम है, उस टाइम पे चाय का कल्चर उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। मतलब चाय वाला चाय टपरी पे ही मिलता था। और प्रॉब्लम ये था सर चाय में, तो जो चाय बनाने वाले लोग रहते थे ना, वो एक ही बकेट में वो पानी दिन भर यूज करते थे। मतलब पूरे कप वगैरह होंगे, उनका जो भगोने वगैरह होंगे, उसमें ही वॉश करते थे पूरा दिन। और तो उसके बाद में टेस्ट भी सेम नहीं रहती थी। मॉर्निंग को अलग चाय रहता था, मैं 3 बैच लेता था। एक मॉर्निंग को लेता था, एक कॉलेज छूटने के बाद, और एक शाम को मैं इवनिंग पे लेता था। तो जब भी मैं चाय पीता था, तो मेरे को हर बार अलग चाय की टेस्ट लगती थी। समझा। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार, पानी के बाद में सबसे ज्यादा पीने वाला पेय चाय, और उसको ये अच्छी तरीके से नहीं दिया जा रहा है। तो मैं पहले से ही सर बिल गेट्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। और 2016 में मैंने उनका मूवी भी देखा था। तो उन्होंने उसमें बताया था उनकी डॉक्यूमेंट्री में कि उन्होंने तो ऐसा माइक्रोसॉफ्ट बनाया है जिससे कंप्यूटर चलता ही नहीं है। करेक्ट। इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करके भी वो अभी सोच रहे हैं कि मेरे को इस वर्ल्ड से मलेरिया को हटाना है। करेक्ट। मैं तो सोच रहा हूँ कि तू खाली 150 बच्चों को सिखा रहा है नीलेश, तेरे को बदलना पड़ेगा। और मैं कोचिंग से, मैं बोला ना, मेरा उतना बड़ा टारगेट नहीं था, तो मैं बड़ा नहीं कर सकता था कोचिंग को, ये मेरे को मालूम था। तो मैं ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। उस टाइम पे मेरे को चाय की अपॉर्चुनिटी दिखी, इसको एक बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। और उस टाइम पे मैकडी के देखे सर, उस टाइम पे 39,000 रेस्टोरेंट मैकडी के थे। मतलब जो बर्गर अपन हर दिन नहीं खाते, उसके 39,000 आउटलेट है। मतलब उसके फाउंडर अक्रॉस वर्ल्ड, रे क्रॉक ने अगर डिसाइड किया कि मेरे को हर एक आउटलेट पे विजिट करना है, तो उसको पूरे आउटलेट विजिट करने के लिए मैंने कैलकुलेशन किया उस टाइम पे। नहीं सर, 105 साल लगेंगे, 105 ईयर उसको लगेंगे सारे आउटलेट विजिट करने के लिए। ऐसा प्रोडक्ट अगर इतना बड़ा बन सकता है, तो चाय क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि चाय तो हम सब लोग दिन में 2-2, 3-3 बार लेते हैं। करेक्ट। इसको बड़ा बनाएंगे, इसीलिए मैं चाय में सोचा और एंटर हो गया चाय के बिजनेस। यस। तो आपने पहले कभी जिंदगी में चाय बनाया था घर पे? बनाया था सर। अच्छा, मेरे को चाय भी अच्छा आता था। क्योंकि हमारे यहाँ पे सर दूसरा कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। मिडिल क्लास फैमिली में होता क्या है सर, चाय ही रहता है। और मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है चाय। हम सुबह भी, अभी घर पे आप बनाते हो चाय? अभी नहीं बनाता चाय घर पे, लेकिन सुबह भी हम नाश्ता के लिए चाय और चपाती खाते थे। करेक्ट। ऐसा कल्चर था। तो इसको, मेरे को चाय अच्छा बनाना आता था। और चाय क्यों चुना सर, फूड इंडस्ट्री में चाय क्यों चुना? क्योंकि चाय मेरे को बनाना भी आता था, और चाय की मैं रेसिपी सेट कर सकता हूँ। क्योंकि फूड इंडस्ट्री, उस टाइम पे मैंने देखा ना, फूड इंडस्ट्री के ड्रॉबैक थे कि एक तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जहां पे अपन ने चालू किया है वहां पे जो रेंट ओनर है वो हमें एक तो धोखा दे देता है। उसके लिए चलो अपन एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो शेफ रहेगा, अपना जो कुक रहेगा, अगर उसके हाथ में टेस्ट अच्छा है, तो वो ज्यादा पेमेंट बढ़ा के दो, मैं नहीं रहूंगा, मेरे को छुट्टी चाहिए, ऐसा करेगा। तो चाय के लिए हमने खुद रेसिपी सेट किए। 3-4 महीने मैंने खुद बहुत सारे चाय के सैंपल्स किए। ये चाय पत्ती डालो, ये मसाला डालो, ये मिक्स करो, ये मिक्स करो। और मैंने खुद की चाय बनाई। और जो अभी भी ग्रेजुएट चाय पे जो चाय मिलती है, वो मैं खुद बनाता हूँ। मतलब उसका रेसिपी मैंने सेट किया है, वो सेम जगह पे केसोपी बनाया, वही चलता है। समझ गए। तो आप पहले मुझे बताइए कि ग्रेजुएट चाय वाला ये नाम कहाँ से आया? ग्रेजुएट चाय वाला भी यही एक जर्नी है। मैं पुणे में जा रहा था चाय पत्ती ढूंढने के लिए कि कैसा कौन सा चाय ला सकते हैं। तो मैं उस टाइम पे मेरे पास में ज्यादा पैसे नहीं, तो मैं ट्रेन से जाता था। क्योंकि हमारे यहाँ पे बेलापुर से जो स्टेशन है, वहां से पुणे का 60 रुपीज टिकट था। तो मैं जनरल के डिब्बे में जा रहा था। तो उस टाइम पे मैंने देखा, जो जिस डब्बे में बैठा था, उस डब्बे में सब लोग थे। मतलब कोई एजुकेटेड भी थे, नॉन एजुकेटेड भी थे, कोई बच्चे भी थे। और आपको भी मालूम होगा सर, गांव में क्या होता है ना, अगर कोई बंदा 12th भी कर लेता है बाहर जाके, तो गांव वाले भी क्या बोलते हैं, ये बच्चा एजुकेटेड नहीं, ये बच्चा ग्रेजुएट हो गया है, ये बच्चा ग्रेजुएशन किया है उसने। मतलब
ग्रेजुएट वर्ड ही ऐसा है कि सबको मालूम है, समझ ऐसा गया। कोई भी नहीं है इस दुनिया में उसको ग्रेजुएट वर्ड नहीं मालूम। हम्म, ग्रेजुएट मतलब एजुकेटेड। हम्म, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ग्रेजुएट ही बना लेते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे मैंने खुद लोगो बनाया था। मैंने क्या किया था, चाय का कप को जो कन्वोकेशन की डिग्री होती है, डिग्री हाँ, की कैप मिलती है, हाँ, वो कैप चिपका दी थी। मतलब अच्छा। ऐसा लोगो बनाया, हाँ, मतलब चलो ग्रेजुएट चाय को ही ग्रेजुएट कर चाय लेते को हैं। ग्रेजुएट हाँ, करते हैं। ग्रेजुएट बना लेते, बढ़िया। उसको डिग्री दे देते। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अ, आपने ग्रेजुएट चाय वाला जो पहला नाम डाला था वो ग्रेजुएट चाय वाला ही डाला था या पहले कुछ डाला था फिर बाद में कुछ किया? नहीं, ग्रेजुएट चाय ही डाला था। ग्रेजुएट चाय ही दिया था। हम्म। चाय के बारे में मेरा थोड़ा सवाल था। हम लोग चाय के जर्नी में जाएंगे। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से हम लोग चाय पीते हैं और जिस तरीके से चाय पीनी चाहिए वो अलग अलग होती है ना। मतलब दूध तो कभी चाय में डलता ही नहीं है, वो तो अपन ने मेरे ख्याल से इनोवेट किया हुआ है। उस पे आपने कभी सोचा नहीं कि जो मतलब जो चाय के शौकीन है वो कभी दूध डाल के चाय नहीं बनाते? तो उसके बारे में कुछ आपका कहना है कि इंडिया में ये दूध वाला कल्चर कहाँ से आ गया? उससे तो एसिडिटी भी हो जाती है। नहीं, लेकिन सर मेरा मानना है कि जब अपन ब्लैक टी, हमारा जो अभी सेल है, जो अपन बोलेंगे हमारे पास में ब्लैक टी भी है, उसमें दूध नहीं होता है, करेक्ट। लेकिन जो ज्यादा सेल होती है ना सर, हाँ। वो उससे टेस्ट आती है। मतलब एक अभी इंडिया का कल्चर कैसा है सर, कोई से भी फूड इंडस्ट्री में टेस्ट से ज्यादा चलेगा। समझ गया। इसीलिए टेस्ट जो आती है ना, वो दूध और वो चाय का कॉम्बिनेशन से आती है। समझा। जो आप बोले ना कि चाय कि मैं दूध ही नहीं डाल, वो समझने वाले लोग ही बहुत कम है, समझ इसीलिए गया। सेल भी कम है। हाँ, और यहाँ पे जो इंडिया में चाय की जो टेस्ट आती है, उनको एक नशा होती है वहां से, तो वो समझा। मेरे ख्याल से मिल्क से ज्यादा आती है, इसीलिए मिल्क वाला चाय ज्यादा तो चलता है। इंडिया में कितने टाइप की चाय आती है, मतलब क्रिएट होती है? मेरे इंडिया में तो सबसे ज्यादा चाय इंडिया में ही बनती है। बनती है। तो वहाँ के जो दाने बनते हैं उसका आपने कुछ रिसर्च किया है इसके पहले कि किस टाइप की चाय, कौन से बागायती से चाय आनी चाहिए मेरे पास ताकि मेरा जो टेस्ट रहे वो सेम रहे? कुछ ऐसा आपने नहीं, किया हुआ उतना है? ज्यादा नहीं किया है सर। अच्छा। एक्चुअली मैंने क्या किया, मेरे को अगर जो अभी इंडिया में जो चाय पत्ती मिलती है, मैं उनका सबका टेस्ट करके जो मेरे वेंडर्स है उनको बता देता कि सर मेरे को इसकी तरह चाय चाहिए, समझ क्योंकि गया। उसका अंडरस्टैंडिंग मेरे को अभी भी नहीं है एग्जैक्टली कौन से खेत से चाय आनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, इतना ज्यादा डीप में नहीं। लेकिन जो चाय पत्ती मैं बनाता हूँ, जो चाय मैं बनाता हूँ ना, वो लोगों को पिला के उसका टेस्ट और मेरे को कैसा टेस्ट लगता है वो मैं जरूर देखता हूँ, समझ गया। लेकिन वो पूरा बेसिक नहीं मालूम। नहीं, लेकिन ग्रेजुएट चाय वालों को अगर अपने को पूरे दुनिया में लेके जाना है तो मेरे ख्याल से वो रिवर्स इंटीग्रेशन होना चाहिए कि मेरी चाय इस टाइप के खेत से आनी चाहिए, इस पर्टिकुलर सेशन से आनी चाहिए, इन लोगों ने उसको चुनना चाहिए और तभी मैं वो चाय दूंगा ताकि वो 100% हमेशा सेम ही रहती रहे। परफेक्ट, ठीक है। तो उसका तो मतलब टाइम के साथ तो आ ही जाएगा। आ जाएगा, खेती से नहीं मालूम, लेकिन चाय पत्ती कौन सी आनी चाहिए, हाँ, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, ग्रेड वो क्या तो होनी चाहिए, वहां से तो अभी चालू है हमारा, परफेक्ट। लेकिन खेती से अभी तो नहीं चालू। खेती से नहीं चालू, तो नहीं, आगे बढ़ के हो जाएगा, definitely वो भी कर लेंगे सर। वो भी तो मेरे ख्याल से आप खुद का, क्योंकि आपको मतलब मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैफे कॉफी डे वाले ने जब खुद का कॉफी का चालू किया था तो ही कम्स फ्रॉम कॉफी बैकग्राउंड ओनली। उनके पास करीब करीब कुछ 200-300 एकड़ की, ज्यादा थी सर, हाँ, ज्यादा थी। 1500 एकड़ की, मेरे ख्याल से 1500 एकड़ की खाली कॉफी की बागायती थी। वहां से फिर उन्होंने उठाया कि मैं इसी टाइप का कॉफी उठा के मैं पूरे दुनिया को पिलाऊंगा। और सच में कॉफी डे में अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो अच्छा कॉफी सेम ही मिलता है और अच्छा मिलता है। अपने पास भी अच्छा चाय मिलता ही है डेफिनेटली, और इसी की वजह से आज 700 फ्रेंचाइज बन गई है। तो आपने जब पहला दुकान डाला तो आपका क्या माइंडसेट था? क्या क्या चुनौतियां आपकी जब खुद डाला तब क्या क्या चुनौतियां थी? पहले तो नहीं, चुनौतियां यही थी कि आपको याद है पहला दिन याद जब है चालू सर, किया था? याद है। आप मुझे बताइए। वो पहले दिन के पहले का मैं थोड़ा स्टोरी बताता हूँ, हाँ। क्योंकि मैं ग्रेजुएट था, क्लासेस ले रहा था। हाँ। एक अच्छा लड़का चाय चालू करेगा, चाय हाँ। का आउटलेट चालू करेगा, हाँ। वो लोगों के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। समझा। मतलब अभी भी सर हमारे यहाँ पे कल्चर ऐसा है कि बिजनेस को उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं होती। हम्म। अभी तो बदल गया है, लेकिन 2018 में तो बिजनेस करना मतलब क्रिमिनल समझा जाता था। मतलब अगर मैं गांव से जा रहा हूँ टू व्हीलर पे, तो अरे यार इसने चाय चालू किया, उसने ये किया, हाँ। और लोग मेरी मजाक उड़ाते थे कि यार हाँ। अभी आगे जाके पंतप्रधान बनेगा। ठीक है, मेरे को इतना बड़ा, मैं पंतप्रधान का मैं अभी भी नहीं सोचूंगा, मेरे को बनना भी नहीं है, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। लेकिन मेरे को जो मेरे प्रॉब्लम दिख रहे थे चाय की, सब हाँ। चाय में हाँ। मेरे जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो यहाँ से सॉल्व हो सकते थे, मेरे को दिखा था। समझा। तो मैंने मेरे दोस्तों को भी बताया कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लोग मेरे को हंस रहे थे,
लेकिन जब मैंने शुरू किया ना सर, मेरे पास में मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं थे। हाँ, और मैं जो बोला ना कि सेल्स एंड मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज आ गया, हाँ, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, शिरडी में मैंने 3000 इनविटेशन कार्ड बनाए थे। समझा। 3000 इनविटेशन कार्ड मैंने 1 to 1 सबके शॉप के पास में जाके दिए थे, क्योंकि परफेक्ट। मार्केटिंग के लिए मैं बोर्ड नहीं, अभी तो हमारे हर एक शॉप के कितने भी बोर्ड लगते हैं। हाँ, मेरे को भी कभी कभी, आज मैं पुणे से आया तो मेरे को मेरे बोर्ड दिखे, हाँ, ग्रेजुएट का ओपनिंग है, उद्घाटन समारंभ है, ऐसा। सही है। लेकिन उस टाइम पे पैसे नहीं थे, तो 3000 इनविटेशन कार्ड हमने बनाए। हम्म, लोगों के पास हम गए कि सर हम्म। हमारा यहाँ शॉप ओपन हो रहा है, आ जाइए टेस्ट के लिए, फ्री टेस्टिंग है। हाँ, ऐसे 3000 लोगों को हमने खुद जाकर कार्ड बांटा, इनविटेशन दिया है। समझा। तो जब लोग आए थे, पहले दिन इतना अच्छा सेल नहीं था। मतलब मतलब पहले दिन हमारा 1400 रुपए का टोटल सेल था। हम 7 रुपए में चाय बेचते थे, 200 चाय बेची थी हमने। लेकिन दूसरे दिन हमारा जो सेल था वो करीब 2100 तक था, 300 चाय बेची। लेकिन तीसरे दिन सर हमारा 14,000 था, मतलब 2000 के ऊपर हमने चाय बेची थी शिरडी में। और कैसे? वही से वही तो वो जो मार्केटिंग का था ना, हमने मेरे वही सोचा था कि कल्चर अच्छा रखना है। हाँ, मतलब माउथ एडवोकेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, जो अगर आप चाय पीने के लिए क्यों आते हो, अगर साथ में किसी को लेके आते हो, यार रिस्पेक्ट अच्छा मिलेगा यहाँ पे, चाय भी अच्छा मिलेगा। और दोनों भी हमने सही किया था, चाय भी अच्छा था और दूसरा रिस्पेक्ट भी हम बहुत दे रहे थे, सर आ जाइए। और बाकी चाय वाले आप भी देखा होगा आपने सर कि वो टोकन देते, जाओ आप चाय ले लो। हाँ। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं था, दूर से भी आदमी दिखा ना हाँ, तो स्माइल दे देता। हाँ, हमारा जो शॉप हाँ। में ही खुद ही रहता था, मेरी टीम भी रहती थी, तो देखते थे हम, स्माइल देते थे लोगों को। तो लोगों को ये अच्छा लगा, और एजुकेटेड ग्रेजुएट बच्चों ने ऐसा किया, ये जब वायरल हो गया ना तो बहुत अच्छा। ज्यादा सेल बढ़ गई थी। समझ गया, समझ गया, समझ गया। तो अपन इस चीज को और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। आपने बताया कि आपने खुद 3000 कार्ड बांटे, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था कि यार मैं तो एक टीचर हूँ, मतलब आप आज आपने वही जहाँ पे आप सिखा रहे थे वहीं पे चालू किया या दूसरी जगह 5 किलोमीटर बाजू में। 5 किलोमीटर बाजू में? तो कोई आपका स्टूडेंट दिखा जब आप कार्ड बांटने के लिए गए? तो स्टूडेंट तो नहीं दिखा, लेकिन बाद में आते थे शॉप पे, तो मैं खुद चाय देता था। हाँ। मेरे को जो प्रॉब्लम था ना, वो उसी से नहीं था, काम से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरे को प्रॉब्लम ये था कि जो मेरी माँ है, उसके पास में पैसे नहीं है। मैं मेरे माँ को एक साड़ी नहीं दे सकता, मैं मेरे माँ को एक अच्छे कार में नहीं घुमा सकता, मैं मेरे घर वालों को एक अच्छा घर में नहीं लेके जा सकता। ये प्रॉब्लम मेरे को ज्यादा थी। करेक्ट। लोग क्या बोलेंगे, मेरे स्टूडेंट क्या बोलेंगे, उनके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम ही इतने ज्यादा है। प्रॉब्लम ही इतने ज्यादा, तो उनको सॉल्व करने। अगर चाय बेच के भी मेरा कार आ जाता तो क्या प्रॉब्लम है, राइट। चाय बेच के मेरा घर बन जाता तो क्या प्रॉब्लम है, चाय बेच के मेरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो मैं बेचूंगा। और इनिशियली हमने ये खुद काम किया है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं था, दिमाग में नहीं था सर। आपको भी मालूम है, एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में यही रहता है कि जो उसको चाहिए मतलब चाहिए, मांगता है तो मांगता है बस। परफेक्ट। और यही स्टेटमेंट के साथ में मैं चला था, मैंने टारगेट रखे थे। मैं जब मेरे दोस्तों के पास में जाता था कि अरे चलो भाई साथ में करते हैं, अपन कार में घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो हंसते थे, मेरे को मजाक में लेते थे, भाई तेरा कार आ जाएगा ना तो उसमें घूमेंगे। आज सच में मेरे पास में इतने ज्यादा कार से मैं इतना ज्यादा ट्रैवल करता हूँ बिकॉज ऑफ चाय। करेक्ट। तो वो डर नहीं था सर। तो आपका पहला इन्वेस्टमेंट कितना था जब आपने स्टार्ट किया? तो जब सारे इक्विपमेंट्स आए तो आपने 2 लाख लगे थे सर। 2 लाख लगे थे, करीब करीब 2। तो उसमें डिपॉजिट 50,000 था, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए का डिपॉजिट, हाँ, शॉप जो शॉप था उसका। समझा। मतलब 1.5 लाख में स्टार्ट किया था, 2 लाख में पूरा लगा था। समझा। और आपकी किस तरीके की लर्निंग थी? फिर आप तीसरे दिन पे 14,000 पे चले गए, तो क्या 14,000 वहाँ पे कांस्टेंट रहा या फिर बड़ा वहां से 14,000 के नीचे आज भी नहीं है शिरडी में। क्या बात उसके ऊपर ही तो जो अपना पहला जो शॉप था वो अभी भी चल रहा है वहाँ पे? अच्छे से चल रहा है। अच्छे से चल रहा है। वो कौन संभालता है फिर अभी है ना, उधर मैनेजर भी है, टीम भी है, 4-5। अच्छा, 5 लोगों की टीम है वहाँ पे। 5 लोगों का टीम है। समझा। तो आपने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इक्विपमेंट्स में और 50,000 रुपए डिपॉजिट दिए, 2.5 लाख रुपए में आपने अपना खुद का धंधा चालू कर दिया। वहां पे कुछ ऐसा लगा आपको कि यार एक टाइम पे कभी ऐसा लगा होगा कि यार इससे अच्छा तो मैं टीचिंग ही कर लेता था तो ठीक था? ये बहुत बार लगा। कहाँ कब लगा? क्योंकि कभी भांडी धोने के लिए लोग नहीं आएंगे, कभी कस्टमर नहीं आएगा, कभी कुछ भी होगा तो नहीं आएगा। नहीं, एक्चुअली उससे नहीं डर लगा, कोविड के टाइम पे डर लगा था सर। हाँ। कि बिजनेस में क्यों आए, क्योंकि इतना ज्यादा लोन वगैरह हो गया था वो मेरे ऊपर। हाँ। 2022 में 2020 में लोन हो गया था। लेकिन उस टाइम पे लगा था कि एक क्षण के लिए कि यार बिजनेस में आके गलती की। मतलब जॉब भी कर लेते ना तो आज अच्छे से घर वाले भी खुश होते, सब अच्छा चल रहा था। अभी तो लोन भी इतना बढ़ गया, कोविड के बाद में अच्छा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी
नहीं मालूम था, लेकिन जो मेरे को काम करने पड़ते उससे कभी डर नहीं लगा। समझा। इनिशियल डेज में सर आपको मैं बताऊंगा कि जब हम चेयर पे बैठते थे ना, तो चेयर पे बैठे बैठे हम सो जाते थे, इतना ज्यादा हम काम करते थे। करेक्ट। हमने शिरडी में रूम लिया था, मेरा गांव वहां से 15 किलोमीटर है, हम शिरडी में रहते थे, पूरा फोकस था यहाँ पे 3,000 5,000 चाय बेचने, और हम Correct. गए भी है। उस सेल था, अभी तो थोड़ा सा कंपटीशन की वजह से हम 2,000 के आसपास रहते हैं, लेकिन अब हम 3-3 4-4 हजार चाय एक दिन में बेचे। फोकस Perfect. वही था कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हम मेरे को बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने डीएसएलआर कैमरे जैसे मैंने मेरे खुद को बनाया था कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, कस्टमर्स क्या बोलेंगे। खाली फोकस है, जो प्रॉब्लम है अपना घर लेना है, गाड़ी लेना है, माँ बाप के पास में पैसे नहीं है, हॉस्पिटल के लिए अपने पास में खाली मेडिक्लेम करने के लिए भी पैसे नहीं है, तो मैं किस मोटिवेशन में रहूं कि मैं एजुकेटेड हूँ, ग्रेजुएट हूँ और मैं चाय नहीं बेचूंगा। ये कुछ नहीं दिख रहा था, खाली दिख रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है बस। आपके घर वाले ने आपको ये पहली बार अपने 2,50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, आपने खुद के लगाए थे? खुद के आपने कमा लिए थे? क्लासेस से। तो आप घर वाले ने आपको हेल्प की थी पहला दुकान चालू करने के लिए? उनका क्या माइंडसेट था? नहीं, मेरे पिताजी का कहना था कि यार तू पढ़ और अच्छी सी नौकरी कर। और मेरे पिताजी का और मेरा उस टाइम पे अच्छा नहीं जमती थी सर। अच्छा। मैं बहुत बार रोया हूँ, क्योंकि उनको लगता था कि मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, उनको लगता था कि ये ऐसे टाइम पास करेगा। लेकिन आज तक मैंने कभी कुछ नशा नहीं किया, मैंने सिंगल सिगरेट भी नहीं पी है। मेरा फोकस वही था, मेरे को बड़ा नाम करना है, घर वालों के लिए भी करना है, और वही फोकस था। लेकिन घर वाले मेरे को थोड़ा सा पापा बोलते थे कि मत कर, ये कर, ते कर, फेल हो जाएगा तू, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बोलते थे। लेकिन माँ का सपोर्ट रहता है, और मेरा यही कहना है कि सबको कि घर वालों का नियत बहुत अच्छी होती है, इनका डिसीजन गलत होता है। Correct. और वो डिसीजन हमें बनाना पड़ता है। Perfect. अगर आज मैं बना हूं ना सर, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मेरे भी ऑडियंस है, आपकी भी ऑडियंस है, और जो मेरे 700 फ्रेंचाइजी के माध्यम से बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं कि नीलेश जाधव जैसा बंदा कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। वो डिसीजन को हमें बदलना है। और मेरा यही टारगेट था। मैं शुरू के दिनों में मैं घर पे रेसिपी बनाता था, मेरा पूरा मेजरमेंट के साथ रहता था कि इतनी चाय पत्ती पड़ेगी, इतना ही शक्कर पड़ेगा, इतना ही मसाला पड़ेगा। तो मैं काटा था, वो जो वेट मशीन होता है उस पे मैं घर पे जब करता था, तो मेरे फादर मेरे को गालियां देते थे, तो कुछ नहीं करेगा। सच में मैं रोया भी हूँ, मेरे आंख से आंसू भी आए, लेकिन वही था कि डिसीजन चेंज करना है। और मैं कभी इमोशनल नहीं हुआ हूँ। उस टाइम में मैं इमोशनली नहीं रहता, मैं सबको वही बताता। इमोशनल अगर मैं उस टाइम भी इमोशनल हो जाता ना, यार घर वाले बोल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं करना है, चलो। और लोगों को, बच्चों को भी रीजन ही चाहिए अभी क्विट करने के लिए, मेरे को नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे को जाना है और मेरे को दिख रहा था ना। अगर मैगडी बर्गर हम दिन में नहीं, मैंने तो उस टाइम पे खाया भी नहीं था। मतलब हर एक फैमिली से देखेंगे तो बर्गर खाते भी नहीं है, वीक में एक आधा बार लोग खाते फैमिली में। अगर उसको बिजनेस बनाया जा सकता है तो चाय को क्यों नहीं बनाया जा सकता? वो तो डेली नीड है। और उस टाइम से, और मैं सच में सर मोटिवेशन में चाय में नहीं आया। आजकल बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं चाय में, बहुत ज्यादा लोग पिछले टाइम में आए, वो मोटिवेशन में शायद आते और बंद करके मार्केट पूरा खराब कर देते। मेरा विजन वही है, मेरे को लोगों को अच्छा चाय पिलाना है और लोगों को बिजनेस में लाना है। हर घर उद्योजक, घर घर उद्योजक। आपने एक बात जो बोली ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली, और मेरे ख्याल से लोग इससे शर्माते हैं बात करने के लिए, कि जब बच्चा यंग रहता है, 15 साल से लेके 25 साल की उम्र में रहता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं खुद को प्रूव करूं। और उस प्रूव करने के टसल में ना एक जनरेशन गैप रहती है फादर की और सन की, और उसमें वो थोड़ा सा टसल रहता है। और मेरे ख्याल से मेरा खुद का भी उस तरीके का थोड़ा टसल रहा है कि मतलब अपने बाप के मन में क्या रहता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा बनना चाहिए, और उन्होंने किसको देखा हुआ है कि मैं जिसके घर पे काम करता हूँ, मैं जिसके लिए काम करता हूँ, वो बड़ा आदमी है, मेरा बेटा वैसा बनेगा तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट का नौकरी करेगा तो बहुत अच्छा है, किसी कंपनी में जाके बड़ा आदमी बनेगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन उनको ये नहीं लगता है कि जो बंदा कर रहा है वो खुद भी तो धंधा ही कर रहा है ना, वो भी तो किसी धंधा करने वाले के अंडर में काम कर रहा है। तो मेरा बच्चा अगर धंधा करने का सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मैं 700 फ्रेंचाइजी खड़ी कर दूं, मैं 7,000 लोगों को एम्प्लॉय कर दूं, 7,000 लोगों के थ्रू 50,000 लोगों का पेट पालू, ये अगर बच्चा सोच रहा है तो उस सोच को प्रमोट करना चाहिए। और जो प्यार है ना अपने पिताजी का, वो आड़े आ जाता है। वो बोलता है कि इतनी बड़ी छलांग लगाएगा, गिर जाएगा तो कौन संभालेगा? बराबर। उसके लिए फिर वो उनका प्यार रहता है, और वो खुद बोलते हैं कि मत कर मत कर मत कर। लेकिन जो जिजाऊ ने सिखाया है वो हमने सीखना चाहिए। जिजाऊ ने खुद अपने बच्चे को, एक 15 साल के बच्चे को बोला, जा दुनिया जीत ले। बराबर है। उस तरीके से आपकी भी माँ ने आपको वही किया रहेगा कि जा, मैं देख लूंगी क्या करने का है। तो बहुत अच्छी बात है कि
अगर आपके पिताजी को, और आपने जो चीज बोली है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पिताजी का आपके ऊपर प्यार है, लेकिन उस प्यार की वजह से अगर आपको वो थोड़ा रोक रहे हैं, तो आपका काम बनता है कि मैं फ्रंट फुट पे जाऊं और ये बोलो कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। सही। आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट मुझे रोको मत, सपोर्ट मत करो, लेकिन रोको भी मत, रोको मत, yes। और मुझे करने दो जो करने का है। बहुत बढ़िया। आपने ये पहला दुकान डाला, वहां पे कितने लोग काम कर रहे थे? 10 लोग थे वो वहाँ पे। 10 लोग? हाँ क्या बात कर रहे हो, एक दुकान मतलब चाय की दुकान में 10 हाँ, लोग काम 10 कर रहे लोग थे? इतना करके। बड़ा काम हो गया था आपका? इतना बड़ा हो गया था। क्या क्या काम करते थे 10 लोग? उसकी उसमें से 4 लोग चाय जाके देते भी थे। अच्छा, हमने डिलीवरी कॉन्सेप्ट भी लॉन्च किया था वहाँ पे। ओके ओके। क्योंकि लोग नहीं आते तो अपन लोगों के पास में जाएंगे, और उस टाइम पे प्रॉब्लम भी था। ऑनलाइन चाय बोल के हमने ऑनलाइन ऐप भी बनाई थी, लेकिन अरे बाप रे। ऐप नहीं चली थी। वो ऑडियंस ही नहीं, आज भी नहीं चलती आज वहाँ भी पे। नहीं चलेगी, लेकिन लेकिन कॉलिंग पे तो चलता है। हाँ। कॉल करो हमें, लेकिन तो- हमने कॉन्सेप्ट चेंज किया। वहाँ पे तो क्या पहले भी था, मैं आप बोले ना कि 3,000 सर 4,000 भी चाय बेचे हमने, Correct। ये ऑर्डर कॉन्सेप्ट की वजह से। लोगों को क्या बोले हम कि 20 मिनट्स में लाए तो फ्री चाय दे देंगे। अच्छा, और बताए हमने माइंडसेट कैसे किया उनका, ऑनलाइन चाय ऑनलाइन चाय ऑनलाइन चाय। देते तो कॉलिंग पे ही थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब ऐप भी तो लॉन्च किया हमने, हाँ। लेकिन ऐप का यूज भी नहीं ऐप किया। यूज आप नहीं कॉल ही होता करो हमें, नंबर Correct। दे दिए, हम्म। नंबर से। लेकिन लोगों ने माउथ एडवोकेसी क्या किया, ये ऑनलाइन चाय, ये ऑनलाइन चाय, ये ऑनलाइन चाय। और इसकी वजह से माउथ एडवोकेसी अच्छी हुई और सेल भी अच्छा बढ़ गई थी वहाँ पे। समझ और गया। आज भी बहुत अच्छी सेल है साईं बाबा के पावन भूमि में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो और बाकी लोग क्या कर रहे थे? 4 लोग हाँ, delivery 4 के लिए लोग हो गए? डिलीवरी कर रहे थे। शिप में रहते थे चाय बनाने के लिए 2 लोग, एक सामने देने के लिए और वॉशिंग के लिए कहीं कुछ रहते थे बच्चे। वॉशिंग के लिए कुछ लोग रहते थे। बढ़िया। और आप खुद गल्ले पे रहते थे उस टाइम पे, ऐसा कुछ मैं था? भी चाय बनाता था। अच्छा, आप गल्ले पे दूसरे रहते थे। अच्छा, ठीक है। तो अपना कितना गल्ला होता था उस टाइम पे एक दिन का? उस टाइम पे 24,000 तक। हमने बाद में रेट बढ़ाया था, हाँ, 8 रुपए था तो 24,000 तक जाता था। 24,000 तक आपका गल्ला होता था। और उस टाइम पे आप प्रॉफिटेबल हो गए थे? 100% प्रॉफिटेबल हो गए हाँ, थे? प्रॉफिटेबल हो गए थे, लेकिन सर प्रॉफिट ही निकालना कैसे वो मालूम नहीं चल रहा था उस टाइम। अच्छा, लेकिन मतलब पैसे तो आ रहा था वहां से। जो पैसे आ रहे थे ना, वो ही इन्वेस्ट करते जा रहे थे। मतलब कप वगैरह होंगे, उसको प्रिंटिंग करना है, वो बल्क में लेना पड़ता था। बाद में हमारा जो बोर्ड वगैरह थे वो डिजिटल नहीं थे, वो हमने डिजिटल किए। शॉप में हमने फ्लेक्स लगाए थे। हमने वहां पे अच्छा सा इंटीरियर किया, नीचे टाइल्स वगैरह लगा दी, पूरा एसएस का करवा दिया। ऐसे तो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, प्रॉफिट था सर वहां पे। तो- और 10 बच्चों का पेमेंट भी जा रहा था। तो 7.5 लाख रुपए के आसपास का करीब करीब आपका महीने का गल्ला हो रहा था वहां पे। कितना छुट्टा था जब पहला जो था उसमें? कितना छुट्टा था महीने का? महीने का सर 2 लाख रुपए तक बचता था। 2 लाख रुपए तक हाँ। बचा था। बहुत लेकिन उसके बाद में जैसे कि हमने बिजनेस पीक पे लेके गए, बढ़िया। उसके बाद में कोविड आ गया। हाँ, फिर कोविड में तो बंद ही रहा था पूरा। करेक्ट, उसके बाद में फिर वहां तक जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा, समझा। और बहुत ज्यादा बैकलॉग रह गए थे। लोन लोन था, बाकी चीजें थी, वो बहुत निकालने में हमें ज्यादा टाइम। लोन क्यों लेना पड़ा था लेकिन? लोन क्यों लिया था सर? एक्चुअली वहां से पैसे आ रहे थे, वही इन्वेस्ट करते थे। तो हमने सोचा कि चलो अपन अभी क्या करते, 4 आउटलेट ओपन करते। ओके, हाँ, समझा। तो मैंने क्या किया, जो हमारा शिरडी में, मैंने श्रीरामपुर में एक लोकेशन देखा, कोपरगांव में एक देखा, राउरी बोल के एक तालुका है वहां पे, और नासिक में मैंने 4 लोकेशन देखे थे। मेरा मानना क्या था सर, उस टाइम पे मेरा फ्रेंचाइजी का कुछ नहीं था कि फ्रेंचाइजी करेंगे, ऐसा करेंगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। समझा। खुद के आउटलेट ऐसे बनेंगे, आउटलेट एटलीस्ट 20,000 भी आता है ना, तो 5 आउटलेट से लाख रुपए आना चाहिए। पर वही विजन था। हाँ, बचेंगे 20-30 हजार भी बचेंगे ना, सब जाके रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग, बच्चों का पेमेंट। तो मतलब 10 लाख रुपए तक करना का मेरा टारगेट था। उतना कमाना ही कमाना है, समझ मैंने ये सोचा था, इसीलिए मैंने लोन उठाया। हाँ। और होता क्या है सर, उस टाइम पे जब अपने ट्रांजेक्शन अच्छे हो जाते हैं ना, तो बैंक भी लोन देती है। हाँ, और उस टाइम पे समझ में आना चाहिए कि भाई तू लोन क्यों ले रहा है, हाँ, क्यों ले रहा है, हाँ। तेरे पास में पैसे उससे अरेंज हो सकते हैं, ये देखना चाहिए। मैं बोला ना सर, मेरे को बिजनेस का उतना ज्यादा आइडिया नहीं था उस टाइम पे। आपने बिजनेस सीखने का ट्राई किया? क्योंकि बहुत सारे बिजनेस गुरु है जो बोलते हैं कि हम लोग बिजनेस गुरु है। क्या आप उनके पास गए थे बिजनेस नहीं गया सीखने था के सर, लिए? नहीं गया, नहीं गए आप। नहीं गया था। तो आपको धंधे की परख कैसे आने लगी कि मार्केटिंग कैसे करनी है? आपने तो खुद सीखा सर, खुद सीखा। कैसे, सब। कहाँ से सीखा आपने? मतलब ये ट्राई करके देखा ना सर, 6 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, ये करके देखा क्या रिजल्ट आता है, वो करके देखा, बहुत सारे पैसे भी इन्वेस्ट किए। उसके बाद में फिर यूट्यूब आ गया, यूट्यूब भी अच्छा देख रहा था, यूट्यूब से भी सीख रहा था। तो यूट्यूब पे मुझे बताइए, यूट्यूब पे बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी ज्ञान देते हैं कि देखो एप्पल ने ये कर दिया, गूगल ने ये कर दिया, बट जो लोकल बिजनेस है, आज एक चाय वाला है,
वो चाय वाला उससे किस तरीके से सीखा कि मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, तो क्योंकि मार्केटिंग के सिवा तो कुछ नहीं होने नहीं, वाला। वो तो नहीं सीखा था सर वहां से, क्योंकि वो आप सही बोले, मैंने एक ट्रेनिंग भी लिया था, मैं नाम नहीं लूंगा उस हाँ। ट्रेनर का। लेकिन मैंने जब ट्रेनिंग लिया वहां पे ऑफलाइन जाके, 2021 की बात है, मेरा सब ऊपर गया। हाँ, मतलब मैं एक चाय वाला हूँ, वो हाँ। 200-300 करोड़ 1000 करोड़ की बात बता रहे, बराबर ऐसा है। रखना चाहिए, वो रखना चाहिए। मैं तो हाँ। खुद काम कर रहा हूँ, करेक्ट। मेरे को समझ में नहीं, लेकिन मैंने ट्राई कैसे किया मार्केटिंग का, मैंने क्या किया, हम्म, मैंने सोचा कि चलो प्रॉब्लम ढूंढते हैं अपन, क्या क्या होते हैं। हम्म, अगर इनिशियली मेरा 14,000 तक गया था, मेरे को हम्म, बढ़ा के लेके जाना था सेल, हम्म, तो मैंने क्या किया, ऑफर देने लगे। मतलब 15 अगस्त आ गया, तो मैंने वहां पे क्या किया कि चलो 15 अगस्त की वजह से अपन 50% डिस्काउंट रखते हैं। हाँ, मतलब प्राइस पॉइंट का प्रॉब्लम है, लोगों को टेस्ट का प्रॉब्लम है, हम्म, ये मेरे को। और प्रोडक्ट बेचना क्या है सर, लोग पहले तो अपना एक्साइटमेंट देखेंगे, हम्म, एक्साइटमेंट के लिए लोग को आना चाहिए उनके पास में। तो मैं खुद जाता था, आओ आप हमारे शॉप पे आओ, नहीं तो आप ऑर्डर करो हमारा चाय। समझ ऐसा गया। कर करके हमने देखा कि क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली। एक तो आपने मुझे बताया कि आपने 3000 पैम्पलेट खुद जाके बांटे, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया काम किया हो कि एटलीस्ट लोगों को पता तो चला कि यहाँ पे एक अच्छा चाय वाला आया है। आ गए, चाय वाला तो भारत के हर गली कोने में है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अच्छा चाय वाला आया है, कोई अच्छा बंदा जो बोल रहा है कि मैं अच्छा सर्विस दूंगा आपको, अच्छी चाय पिलाऊंगा, और वो बहुत बड़ी मार्केटिंग हो जाती है अपने आप में। और क्या क्या किया आपने पैम्पलेट बांटने को छोड़ के? आपने जो आपका कॉलिंग वाला सिस्टम था वो किस तरीके से किया? कॉलिंग वाला क्या, नंबर कॉल आता था तो हमारे जो फोन थे, हमने 3 फोन लिए थे, छोटे छोटे थे, वहां पे सेव किया था। लेकिन उनको उस टाइम पे हमने डेटा भी रखा था, लेकिन माउथ एडवोकेसी इतनी अच्छी हुआ, हमने लोगों को खाली इनविटेशन नहीं दिया, उनको कॉन्सेप्ट भी बताया हाँ, कि सर हम ग्रेजुएट है, ऐसे है वैसे है। हाँ, तो उनको वो भी अच्छा लगा, सर हमारा टेस्ट भी सेम रहेगा, हम्म, ये सब बताए। तो लोगों ने हमें बहुत ज्यादा प्रमोट किया। और शिरडी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, हाँ, मुझे शिरडी के लिए उतना ज्यादा मार्केटिंग क्या, मतलब हर एक आदमी को समझ में आना चाहिए। करेक्ट, जैसे कि मैंने क्या किया कि जो शिरडी, मैं तो शिरडी में नया था, तो हम्म, शिरडी में जो कुछ लोकल लोग रहते हैं उनका ग्रुप रहता है, जैसे हम्म, योगा होगा, कुछ मंडल होंगे, कुछ हम्म, क्रिकेट का मैचेस होंगे, करेक्ट, उसमें मैं जाता था, पार्टिसिपेट करता था, उनसे बात करता था, मैं भी इन्वॉल्व था, उनके कुछ काम करना, ये सब मैंने किया है उस टाइम पे। परफेक्ट, कुछ अगर कुछ मीटिंग्स है वहां पे, यस, जो शिरडी के लोकल की होंगी, तो मैं वहां पे जाके अटेंड करता था, परफेक्ट उनसे मेरा मेरा नाम भी उनके सामने आता था। और जब कुछ ऑर्डर मिलता था तो मैं खुद जाता था। करेक्ट, मतलब मेरे को 300 चाय के ऑर्डर है, तो मैं ऐसा नहीं जाओ आप जाओ, मेरे जो हाँ, टीम है उनमें मैं खुद जाता था, क्योंकि मेरे को मालूम था प्रमोट करना है किसी भी हालत में। अगर आप प्रमोट नहीं करोगे तो धंधा भी नहीं बनेगा, और धंधा बड़ा बनाने के लिए सबको तो मालूम होना चाहिए। तो उस टाइम पे मैं खुद जाता था और लोगों को हर बार मैं खुद बताता था। और मैं परफेक्ट, जहां भी जाता था मैं मेरे बारे में बताता था, सर हमारा ऐसा शॉप है, ऐसा शॉप है, वैसा शॉप है, मैं बताता था। उस टाइम मैं खुद ब्रांड एम्बेसडर था, आज भी हूँ। आज तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से रील बनाता हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं बताता मेरा शिरडी में शॉप है, हमने ऐसा किया। और हमारे यहाँ पे सर लोग चाय पीने के लिए आते थे, लेकिन मोटिवेशन के लिए भी आते थे। मैं अच्छा, इंस्पायर बहुत ज्यादा, क्योंकि टीचिंग बैकग्राउंड से था, हाँ, तो मैं मोटिवेट भी करता था, अरे क्यों हम जॉब करेंगे, क्यों ये करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लोगों को उस टाइम पे लगता था कि ये बहुत फेंक रहा है। अच्छा, मतलब मैं जो उस टाइम पे बोलता था 2019 में, आज हाँ, मेरे पास में उससे बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, मुझे मतलब जो मैं बोलता था वो मैंने किया, हाँ, बोल बोल के भी हो सकता है, करेक्ट, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। तो मैं उनको वो भी बताता था। हम्म, लोग भूलते नहीं थे ना मेरे को, हाँ, खाली लोग चाय की वजह से नहीं आते थे, मेरा मैं जो बातें करता हूँ वो देखने के लिए भी लोग नहीं, आते मेरे थे। ख्याल से दो चीजें बहुत आपने इम्पोर्टेंट बोला यहाँ पे कि आपको लोकली जितनी भी कम्युनिटीज है उन सबके साथ कनेक्ट करना चाहिए। जब तक तुम कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक खुद के जाके खुद के बारे में नहीं बताओगे, तब तक नहीं बता सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि तुम ही तुम्हारे धंधे के ब्रांड एम्बेसडर हो। तुम्हें जितना तुम्हारे धंधे के बारे में बताए, तुम्हें जितना तुम्हारे कस्टमर के बारे में बताए, तुम्हें जितना पूरा सिस्टम के बारे में बताए, वो पूरे दुनिया को नहीं पता है। और तुम खुद अगर कस्टमर के प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करके दे सकते हो, तो तुमसे बड़ा तुम्हारे धंधे के लिए ब्रांड एम्बेसडर तो कोई है ही नहीं। तो बहुत अच्छे से आपने वो ब्रांड एम्बेसडर वाला पार्ट प्ले किया और वहां से आपका धंधा बढ़ा। और दूसरा आपने ये बोला कि मतलब जैसे बीएनआई वाले भी होते हैं ना, तो चाय वाले का तो ठीक है कि सबको ही जाना चाहिए, बट जहाँ पे भी B2B वाले बिजनेसेस होते हैं, तो उन लोगों ने बीएनआई जैसे कुछ कंसेप्ट रहते हैं, या सैटरडे क्लब जैसे कुछ कंसेप्ट रहते हैं। मराठी में एक सैटरडे क्लब भी है, बहुत अच्छे से चलता है। वहां पे भी जाके मैंने देखा हुआ है कि जो मेरे आजू बाजू के दोस्त है या फिर सोशल मीडिया से जो कनेक्ट हुए हैं, उन्होंने अपना खुद का धंधा बहुत अच्छे से कम्युनिटी बिल्डिंग पे ही खड़ा Community। किया है कि एक 100-200 लोगों की कम्युनिटी रहती है, और 200 लोग आपके लिए एज अ सेल्स पर्सन काम करेंगे, एज अ प्रमोटर काम करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर काम करेंगे, कि उनके कान 200 लोगों के 400 कान तो मार्केट में घूमेंगे।
वहां पे अगर किसी को पता चला कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अभी मेरे को अगर चाय चाहिए, 500 लोगों के लिए चाय चाहिए, तो उसको सुनेगा, वो सुन के क्या बोलेगा, नीलेश को फोन लगाएगा, बोलेगा अरे 500 चाय चाहिए, ला के दे दे। इस तरीके से आपका धंधा बढ़ता है। कनेक्शन इम्पोर्टेंट और आपने जो ब्रांडिंग की थी, आपने बोला कि आपने थोड़ा पैसा लगा के एलईडी लाइट्स लगाए, अंदर टाइलिंग डाली, उससे क्या फर्क पड़ा वो बताइए मुझे। आप क्या क्या किया, पहले कैसा था? आपके पास फोटो है आज उसकी, जो पहला दुकान डाला था है ना, उसका उसके फोटो है? अपन ने फोटो डालेंगे, आप मुझे 2 फोटो भेजिएगा चलेगा। कि पहले कैसा था और उसके बाद में जब आपने ब्रांडिंग बढ़ाई तो कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। उससे कितना फर्क पड़ता है धंधे में? बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बाद में क्या था, 2018 तक कोई नहीं था कि अच्छा शोरूम होना चाहिए, लेकिन बाद में फर्क पड़ने लगा क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी आते हैं, उनके आउटलेट भी अच्छे थे। करेक्ट। तो आउटलेट अच्छा था, मतलब प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो अननोन पर्सन होते हैं, लोग तो टेस्ट की वजह से आएंगे, चाय के लिए आउटलेट देख के नहीं आएंगे, लेकिन जो अगर क्लीननेस भी अच्छा है, आउटलेट भी अच्छा है, तो नए लोग जुड़ जाएंगे। करेक्ट। और नए लोग जुड़ने के लिए आउटलेट ही अच्छा बनाना पड़ता है, शोरूम ही अच्छा रहना पड़ता है। राइट। इसीलिए शोरूम भी अच्छा किया था, आउटलेट भी अच्छा बनाया तो था। क्या क्या किया था उसमें, आप थोड़ा सा मुझे डिटेल में बता सकते हो कि क्या क्या चेंजेस किए? मतलब हमने LED क्या लाइट किया था, लगाया। पहले तो शॉप में हमारा जो पत्रे का शॉप था ना, वहाँ पे हाँ। फ्लेक्स थे, तो हमने हाँ। पूरा पीओपी किया उसको, टाइल्स लगाए। उधर जो पूरा था एसएस में करा दिया पूरा। जो हमारी भट्टी वगैरह होती थी, पहला वो एमएस में थी, तो उसको एसएस में किया। यस। बाद में आगे जो हमारा शेड था, उसको नीचे से हमने अच्छा सा कर्टन लगा के लाइट्स वगैरह डाले, स्ट्रिप वगैरह डाला, ऐसा शॉप बना दिया ये वहाँ पे। लाइटिंग तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बहुत ये ज्यादा। करता है कि छोटा 1000 रुपए का लाइटिंग भी तुम अगर खुद के दुकान के सामने जो भी पेड़ रहेगा उसको ऐसा गोल गोल लगा के डाल दो, खुद का बहुत अच्छे से ब्रांडिंग वाला बोर्ड डाल दो, जिससे कि आप जुड़ियो का अगर आप देखोगे तो बहुत जुड़ियो ज्यादा। कुछ भी नहीं करता है, अपने दुकान के सामने 5 या 6 बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखेगा जुड़ियो जुड़ियो जुड़ियो, कितने भी दूर से देखो दिख जाता है। एक सादा जो लॉलीपॉप रहता है, जैसे आप कहीं पे भी जाओगे तो मैकडी के सामने, आप हाईवे से भी अगर जाते रहोगे, कहीं से भी जाते रहोगे, तो वो येलो वाला एम आपको दिखता दूर से दिखता है। वो सारी चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और जो बराबर। ज्यादा दिखेगा वो ज्यादा बिकेगा। बहुत सही। तो आपका वहां पे सेल 24,000 हो गया, और कोविड के टाइम पे क्या किया फिर आपने? कोविड के टाइम पे कैंटीन में काम किया सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक क्या, क्योंकि हाँ। बैकग्राउंड नहीं था, तो खेती भी अच्छी नहीं थी, तो हाँ। मैं कैंटीन में समृद्धि महामार्ग का काम चल रहा था हमारे यहाँ पे, हाँ। वहाँ पे कैंटीन, वहाँ पे 2 महीने काम किया। उस टाइम पे मैं बोला ना, बहुत ज्यादा डिप्रेस था कि यार भाई क्यों आया बिजनेस में, हाँ। अच्छी नौकरी कर लेता। उस टाइम पे मैंने एसएसबी का भी थोड़ा प्रिपरेशन चालू किया था, चलो कुछ गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, अच्छे से सेट होंगे, ये भी दिमाग में आया था। हाँ। लेकिन क्लैरिटी था कि कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है। तो जैसे कि कोविड के टाइम पे मैं खुद ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता रहा, फिर मेडिटेशन करता रहा कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और उस टाइम पे मैंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ी, हाँ। मराठी में तो 3-4 बार पढ़ी। हाँ। तो मैं रोया था सच में, तो उसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम आए थे, ये कंपनी से निकाल दिया था। अगर ये बंदा कर सकता है तो अपन भी कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, वो कॉन्फिडेंस आ गया। और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मैंने 8-9 बार पढ़ा वहां पे। क्या बात है। खुद को निगेटिव होने नहीं देना है, इस फ्लो को हटने नहीं देना है, तो चलो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा लाइफ के अंदर। तो मैंने वहां से शुरू किया फिर से। फिर मैंने जब मेरा ग्रेजुएट चाय था, तो मैंने उसको शिफ्ट किया ग्रेजुएट गुड़ की चाय और लस्सी में। अच्छा। मतलब शक्कर की चाय कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा कम हो गई थी, चाय नहीं पी रहे थे लोग। हाँ। तो मैंने जो आजू बाजू में देखा, तो चल रही क्या, तो गुड़ की चाय। तो मैंने कॉन्सेप्ट लाया गुड़ की चाय का, और मैंने उसको फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट किया। फिर अभी जो ब्रांड का नेम है मेरा, वो ग्रेजुएट गुड़ की चाय और लस्सी, ऐसा कॉन्सेप्ट है। पहला ग्रेजुएट चाय वाला ग्रेजुएट चाय था, अभी उसको मैंने कन्वर्ट किया ग्रेजुएट गुड़ की चाय, और गुड़ की चाय के इतने ज्यादा फ्रेंचाइजी बन गए, और वो मार्केट में नया था, तो मैंने स्पीड भी ले लिया उसमें। तो कब अपने 2021 में, सेकेंड कोविड के बाद में, 21 में? हाँ, समझा। और वहां पे आपको तो पहले से थोड़ा सा मार्केटिंग तो आ ही रहा था। हाँ। तो कैसे, पहला फ्रेंचाइज किसका था? राते में ओपन किया था। राता में जो मेरा क्लासेस का एरिया था, वहां पे ओपन किया था पहला गुड़ वाली चाय। अच्छा। मतलब जो किसने लिया था, आप नाम बता सकते हो उनका? हाँ, किसने लिया था, आपको याद है? याद है ना, जेजुरकर बोल के, जेजुरकर ब्रदर्स। अच्छा। तो आपके साथ कैसे कनेक्ट हुआ? आप मेरे दोस्त थे वो। अच्छा। हाँ। क्या कन्वर्सेशन हुआ, कैसे आपने उनको कैसे कन्वर्ट किया? वो हम तो पहले से बातें करते रहते थे कि कुछ ना कुछ करना है, और वो भी एक एजुकेशन इंडस्ट्री से थे, उनको भी
फूड में आना था, तो मैंने हाँ। सोचा कि चलो हमारी फ्रेंचाइजी ले लो, और समझ गया। फ्रेंचाइजी दे दी पहली वो आप तो उनको। फ्रेंचाइजी का पैसा लिया था पहले वाले से या खाली नहीं ट्रायल लिया के था, लिए? नहीं लिया ट्रायल था। के लिए दिया था। ट्रायल के लिए नहीं करना था, मैंने हाँ। सोचा था कि ये मेरा शॉप है, हाँ। मैं मेरा जो हर एक फ्रेंचाइजी को समझता हूँ मेरा शॉप है। अभी तो मेरा उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता सबके साथ में, लेकिन मेरा यही मानना है, मेरी टीम को भी मैं वही बताता हूँ कि ये अपना शॉप है, खुद का शॉप है, और वहां पे इन्वेस्टमेंट हम खुद कर रहे हैं। जब हमारे जेब से 2 लाख 3 लाख जाएंगे ना, तो समझ में आएगा कि उसको निकालना भी है। करेक्ट। मतलब फ्रेंचाइजी दे दी आपको सर को, चलो सर आप करो, मेरे को मेरा फ्रेंचाइजी फी मिल गया, ऐसा विजन कभी नहीं था मेरा उस टाइम पे। समझ गया। मतलब मैं ही खुद, मैंने ये जो शॉप था राहता वाला, मेरा खुद का शॉप है, ऐसा करके मैंने सेट किया था, और उधर भी अच्छा सेल था, 10,000 के ऊपर ही सेल था। परफेक्ट, परफेक्ट। तो आप जब बोलते हो कि 10,000 के ऊपर सेल था, तो गिनते कैसे थे कि आज कितना गल्ला हुआ? कुछ सिस्टम लगाया था वहां पे, क्या सर था? टेक में तो नहीं थे एक्चुअली, क्या वहाँ पे ग्रामीण भाग में टोकन मशीन में हमने लिया था, हाँ। लेकिन ग्रामीण एरिया में सर प्रॉब्लम यही है कि लोगों को टोकन मशीन बहुत डिफिकल्ट लगता है। मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड आए ना हमारे यहाँ पे अभी, तो उनके भी उन्होंने भी निकाल दिए, अच्छा। कस्टमर ही नहीं जाते, उनको लगता है कि मैं पहले टोकन ले लूं, मैं ये करूं। तो हमारा लीटर के हिसाब से रहता था, इतना लीटर गया, मेरे को 20 कप्स होने चाहिए, इसके हिसाब से इतना इतना आना चाहिए। और कैश काउंटिंग में तो भी समझ में आता था, ऑनलाइन कितना आया, ऑफलाइन कितना आया, उसके हिसाब से कर लेते। थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन चाय कैसा छोटा प्रोडक्ट है, तो उसको वैसे हमने किया था। टेक में तो नहीं थे उस टाइम पे। टेक में नहीं गए। तो पहला फ्रेंचाइज का कुछ टारगेट, जैसे आप हमेशा टारगेट लेके 10,000 था मेरा, तो 10,000 का टारगेट था कि 10,000 का सेकेंड डे में गया था सर, सेकंड डे पे चला गया। ओपनिंग बहुत बढ़िया तरीके थी। अच्छा, कैसे किया था? खतरी की थी, मतलब क्या किया? मतलब क्या किया था सर, मेरे पास में जो भी कॉन्टेक्ट है, मतलब जो भी ग्रुप्स थे, मैंने राता के अंदर जो ग्रुप्स है, मैं सब में ज्वाइन था, मेरी टीम भी ज्वाइन थी। समझा। और जो मेरा टीम था, उनको बोला था कि 3-4 दिन हर दिन उनको पोस्टर भेजना है, क्या कमिंग ओपनिंग सुन, ओपनिंग सुन, ओपनिंग सुन। वो तो पैम्पलेट वाला कॉन्सेप्ट तो हाथ में ही था, तो वो 3,000 वो भी बता दिए थे रात में। लेकिन हर एक को लगना चाहिए। लोग तो इतने बाद में इरिटेट हो गए थे, अरे भाई अभी भेजना मत कर, मैं आ जाऊंगा, अभी आ जाऊंगा। अच्छा। और ओपनिंग में भी बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। क्या और हमने लोकल जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, विके साहब, उनको भी बुलाया था। उनकी वजह से भी बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लोकल सब आ गए थे। और जो रील स्टार वगैरह, उनको भी हमने थोड़ा इनवाइट किया था, तो अच्छा भीड़ हो गया, लोगों को मालूम चला, और सेकेंड डे से काउंटर ग्रो हो गया। बहुत बढ़िया। ये जो आपने बातें करी ना, ये बहुत, किसी भी धंधे को जब कोल्ड स्टार्ट बोलते हैं उसको, जब पहले गाड़ियों में धक्का देना पड़ता था, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट शुरुआत में ही सबसे ज्यादा फ्रिक्शन रहता है। एक बार अगर तुमने वो डेप्थ वैली अगर पार कर दी, जैसे आपने 10,000 का टारगेट रखा था, मेरे ख्याल से 10,000 के ऊपर आपका ब्रेक इवन होना चालू हो जाता था, इसकी वजह से आपने 10,000 का टारगेट रखा। तो ऐसा खुद हर बंदे ने खुद के धंधे के लिए कुछ टारगेट रखना चाहिए कि स्टार्टिंग में जब भी आप खुद के धंधे में कुछ बना रहे हो, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लोग इंटीरियर करने में इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि मार्केटिंग के लिए उनके पास कुछ टाइम भी नहीं बचता और पैसे भी नहीं बचते। तो मैं पहले ये बोलता हूँ कि पहले जितना भी तुम्हारा टारगेट है कि मैं इतने लाख रुपए का धंधा चालू करने वाला हूँ, अगर किसी ने बोला कि मैं 10 लाख रुपए खर्च करने वाला हूँ, 10 लाख में से 2 लाख रुपए पहले किसी दूसरे बैंक अकाउंट में डाल देने चाहिए, उसको हाथ ही नहीं लगाना है। उसको हाथ कब लगाना है? जब तुम्हारा सब तामझाम करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर ऐसी चीज है ना, कितना भी पैसा डालो कमी पड़ता है। और हमें तो ऐसा लगता है कि इससे और अच्छा ही होना चाहिए, तो डालते जाओ, वहां पे गलती कर देते हैं। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? एक समझदार आदमी ने क्या करना चाहिए, 20% पैसा जो भी तुम धंधे में लगाने वाले हो 1 साल के लिए, उसमें बाले बाजू में निकालो। और जब तुम्हारा पहली बार चालू हो रहा है, तभी आजू बाजू के लोगों को इन्विटेशन देना, आजू बाजू के लोगों को बुलाना, पॉलिटिशियन को बुलाना, वहां के जो फिल्म स्टार है या फिर जो नॉन पर्सनैलिटीज है उनको बुलाना, गर्दी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम अपने दुकान पे गर्दी नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा दुकान लोगों को दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। और इधर थोड़ा एड ऑन करता सर, लोगों को क्या ना, आप बोल रहे टारगेट रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100%। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को बहुत बड़ा करना है। यस। अरे लेकिन तेरे को बड़ा क्या करना है, बड़ा कितना करना है, और बड़ा क्यों करना है, करेक्ट। और एक क्लियरिटी नहीं होती। मेरे को बड़ी गाड़ी लेनी, क्यों लेनी है, कैसी लेनी है, कौन सी लेनी है, ये ना मालूम नहीं। और इसकी क्लियरिटी की वजह से बहुत सारे बिजनेस फेल है। और जो बिजनेस को मैं बोला ना क्रिमिनल देखा जाता है, ये इनकी वजह से देखा जाता है, क्योंकि ये फेल हो गए। लोगों को लगता है ये भी फेल हो जाएगा बिजनेस के अंदर। इसीलिए जो स्टार्ट करता है ना, उनके पास में DSLR कैमरा जैसी क्लियरिटी और टारगेट होना चाहिए। अगर ये है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती बिजनेस करने की। करेक्ट। मुझे आज भी याद है जब हमने इजो चालू किया था, तो इजो तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट था, मशीन थी, कैसे होगा क्या होगा, भारत में पहली बार आ रहा था। तो हमने जहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिखा, तो पहले तो उनको ही जाके दिया कि आपको
रोज का गल्ला काउंट करने के लिए नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करो, हम आपको मशीन देंगे, सादा क्लिक करो, बिल निकालो तो बिल निकल जाएगा। बराबर है। तब मैंने खुद के लिए ये बोला था कि अगर मैं 3 महीने में हर महीना अगर 1000 बिलिंग मशीन नहीं बेच पाऊंगा तो मैं 6 महीने के बाद उसको नहीं करूंगा। और खुद को पूरा झोंक दिया उसके लिए कि जो भी कस्टमर रात को 2 बजे भी अगर कॉल करता था ना, सबसे पहले उठ के फोन उठाता था, क्या हुआ बताओ। जो भी प्रॉब्लम थे, पहले महीने में प्रॉब्लम सॉल्व किया, दूसरे महीने में बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकला, तीसरे महीने में हमने 1000 बिलिंग मशीन बेच दी। तब जाके मेरे को राहत आई कि जबरदस्त। 3 महीना बनाने के लिए, पहला महीना इनिशियल लोगों को देने के लिए, टेस्टिंग के लिए, दूसरा महीना उसको ठीक करने के लिए, तीसरे महीने में इतना जबरदस्त मार्केटिंग हो गया हमारा कि 1000। और जब 1000 बेचे गए एक साल में, तब मुझे पता चला कि जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया है उसमें सच में मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। हम लोग 1 लाख रुपए खर्च करके अगर 1000 कस्टमर को ला सकते हैं तो भारत के हर दुकानदार को हम लोग डिजिटल कर सकते हैं। ग्रेट। तब जाके मेरे को थोड़ा राहत मिली कि चलो ठीक है। और वो 1000 नंबर आज अभी भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, जो भी करना चाहते हैं ना, कुछ नंबर ही डालते हैं कि ये नंबर होना चाहिए, और उस नंबर के पीछे पूरा का पूरा कैलकुलेशन रहता है कि हम लोग कैश फ्लो पॉजिटिव कब बनेंगे, मार्केटिंग में कितना खर्चा रहेगा, ऑपरेशन में कितना खर्चा रहेगा, एडमिन का कॉस्ट कितना रहेगा, हमारे कस्टमर को जो हम लोग बोल रहे हैं उतने में उसकी वैल्यू उतनी जा रही है कि नहीं जा रही है। क्योंकि हमारे धंधे में तो ऐसा है कि जब आप बोल रहे हो कि हम लोग 8 रुपए की चाय बेच रहे हैं, तो 8 रुपए का चाय पीने के बाद कस्टमर को तसल्ली मिलनी चाहिए। वो तसल्ली के 8 रुपए दे रहा है, वो चाय के 8 रुपए नहीं दे रहा है। बराबर। उसी तरीके से हर धंधे में होता है कि जब भी तुम कोई माल, आप 1000 रुपए का माल बेचो, लाख रुपए का माल बेचो या करोड़ रुपए का माल बेचो, लेकिन जितने का माल बेचा है ना, उसके 10 गुना तसल्ली मिलनी चाहिए कि मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, और लोग पैसा देते हैं। बराबर है, सही है। तो आपका पहला ये खत्म हो गया। उसके बाद में फिर आपने स्पीड कब पकड़ा? कब आपको ऐसा लगा कि अभी इसको भगाना चाहिए? सर मैं फ्रेंचाइजी उस टाइम पे बहुत देख रहा था, तो फ्रेंचाइजी चल भी नहीं रहे थे बाकियों का। तो मैंने सोचा कि 10,000 का अपन एक आउटलेट लेके जा सकते, तो बाकी भी जा सकते, हाँ। तो फिर प्लस माइनस हो जाएंगे, वो बात नहीं। तो मैंने फिर वहां से मार्केटिंग शुरू किया। मार्केटिंग मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाली। समझा। जो आप पहले मुझे, मतलब हम लोग वहां पे जाते हैं, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका फ्रेंचाइज का मॉडल क्या है? किस तरीके से आप फ्रेंचाइज को, किसी बंदे को अगर आपका फ्रेंचाइज लेना है तो उसको क्या क्या, उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, आप किस बंदे को चूज करते हो फ्रेंचाइज के लिए, और उसको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो बता दीजिए। मैं वो बताता। फिर हमने जो 10,000 तक गए, तो मॉडल अच्छा बन गया था, राइट। तो हमने क्या किया, हमारा जो मॉडल है वो तो मैंने सर्च किया ना, जब मेरे को चाय का धंधा शुरू करना था, तो फ्रेंचाइजी का कॉस्ट बहुत ज्यादा था। राइट। मैंने डिसीजन लिया था कि ज्यादा पैसा नहीं लेना, उतना ही लेना है जितना एक बिजनेस को चालू करने के लिए लगता है। मतलब मान के चलो कि आपको अगर चाय का बिजनेस शुरू करना है, तो आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगी चाय के बारे में, टेस्ट बनानी पड़ेगी, नहीं तो कोई शेफ को हायर करना पड़ेगा, कोई अच्छा सा इंटीरियर देखना पड़ेगा, अच्छा लोगो बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग का सीखना पड़ेगा, और ये सब करने के लिए जो कॉस्ट आता है वो लगभग 1 लाख रुपए तक आता है। समझ गया। हाँ, तो मैंने सोचा 1 लाख रुपए नहीं रखेंगे अपन, उसके नीचे रखेंगे, और हमने 50,000 फ्रेंचाइजी फी रखी। मतलब हमारी फ्रेंचाइजी 50,000 है, मगर कोई भी बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा है तो उसको पूरा चालू करने के लिए, समझने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, टेस्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए 50,000 से ज्यादा खर्चा आएगा, लाख रुपए तक। तो हमने फी 50,000 रुपए रखी। मतलब वो फी नहीं है, वो अगर आप भी कर लोगे ना तो आपको उतना खर्चा आ जाएगा, वो खर्चा हमें देना है। हाँ, 50,000 हमारी फ्रेंचाइजी फी। उसके बाद में सेटअप का कॉस्ट रहता है हमारा 2 लाख तक। मतलब 2 लाख में पूरा शॉप का इंटीरियर भी हो जाता है, डिजिटल बोर्ड भी हो जाता है, मार्केटिंग भी हो जाता है। और मार्केटिंग तो मैंने बोला ना, अभी सोशल मीडिया पे हम जो नियर के जो इन्फ्लुएंसर है उनको बुला लेते तो कम खर्चे में हो जाता है। और अभी आज भी मेरा अच्छा नेटवर्क है, तो उनके पैसे भी कम लगते हैं। और मैं वही बोलता हूँ कि फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए लोकल पॉलिटिशियंस को बुला लो, क्योंकि पॉलिटिशियंस कोई पैसे नहीं लेते हैं ना आने के लिए, तो मार्केटिंग भी अच्छी हो जाती। मतलब 2 लाख पूरा सेटअप का कॉस्ट है, 2 लाख में पूरा हम बना लेते शॉप। वो बनाने के लिए, कैसे बनाने का, क्या बनाने का, इतने कम कॉस्ट में सच में बनेगा का अच्छे से शॉप में, आपको आपने देखे भी होंगे, एरिया लगता है अपने को? मिनिमम 100 स्क्वायर फीट चाहिए, मिनिमम 100 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। पानी होना चाहिए, वो पानी अगर पानी है ना, तो वहाँ पे टंकी वगैरह वो 2 लाख में भी बन जाती है। समझ मतलब टंकी वगैरह हो गई, जो भट्टी रहती चाय बनाने के लिए, सब 2 लाख में पूरा खर्चा आता है। मतलब 50,000 रुपए फ्रेंचाइजी फी और 2 लाख रुपए सेटअप की कॉस्ट, और ऐसा 2.5 लाख तक हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट है। उसमें हम रॉयल्टी कुछ नहीं लेते हैं, जो भी कुछ प्रॉफिट बनेगा वो फ्रेंचाइजी ओनर का बनेगा। और फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमारा
जो नंबर्स वगैरह है हमारा उस पे कॉल करके हम पूरा इंफॉर्मेशन दे के उनको पूरा डिटेलिंग कर देते हैं, और हमारे जो एडमिन रहते हैं, रिलेशन मैनेजर रहते हैं, वो उनका फॉलोअप लेके पूरा ओपनिंग करता है। और जो ट्रेनिंग के लिए जाएगा वो हमारा बंदा जाएगा, उसका भी कोई कॉस्ट नहीं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, विजिटिंग का भी कॉस्ट नहीं है, ट्रेनिंग का भी कॉस्ट नहीं। 50,000 हमारा जो लग रहा है उसी में जा रहा है। और मान के चलते ये सब होने के बाद ओपनिंग से पहले अगर किसी ने बोला कि मेरे को नहीं करने का है, तो क्या अपन 50,000 वापस करते हैं उसको? ओपनिंग के पहले भी सर हम नॉन रिफंडेबल रखे, नॉन रिफंडेबल मतलब जो अगर बुकिंग भी कर लेता है कोई 25,000 देके तो भी वो रिटर्न नहीं दे सकते, क्योंकि उनके लिए सर हमने आदमी भेजे है, टीम रखी हुई है, और अपन विजिटिंग भी नहीं ले रहे ना, आने जाने का पैसा भी नहीं ले रहे, नॉन रिफंडेबल रहता है पूरा। ये तो इम्पोर्टेंट भी है कि यूजुअली क्या रहता है ना कि धंधे में ऐसा सोचा जाता है कि मैंने अगर किसी को पैसा दिया तो मैंने उसको ओन कर लिया, मतलब मैंने 50,000 रुपए अगर नीलेश को दिए, कंपनी को दिया है ना, तो उसको लगेगा कि मेरे को तो ये एडमिन और रिलेशन मैनेजर चाहिए नहीं, मेरे को तो नीलेश ही चाहिए, क्योंकि मैंने नीलेश को देख के पैसा दिया हुआ है। तो ये जो मेंटेलिटी है बिजनेस स्टार्ट करते समय, वो मैंने आपको जानबूझ के सवाल पूछा कि लोगों का ऐसा रहता है ना कि नहीं मेरे को रिफंड मिलना चाहिए, क्योंकि वो रिफंड के लिए ही उसने पैसा दे दिया। बस तुम जब पैसा दे रहे हो ना तो रिफंड के बारे में सोचो ही मत, तुम तो पहले खुद के दिमाग में ये पक्का कर लो कि नहीं मेरे को करना है, और जो भी हो जाए आगे, जो भी प्रॉब्लम आएंगे मैं उसको जाऊंगा, तभी जाके तुम वो पैसा भरो, नहीं तो भरो ही मत। बराबर है, नहीं तो हाफ हार्टेडली करोगे तो पक्का ही नुकसान होने ही वाला है। बराबर। और लोगों को क्या लगता है सर हम फ्रेंचाइजी फी क्यों दे इनको, मैं वही बोला नहीं, बिजनेस है, मतलब आप खुद भी बनाने के लिए जाओगे ना एक ब्रांड, करेक्ट, तो आपको 50 नहीं लाख रुपए से भी ज्यादा लगेंगे। बहुत सही बोला, मतलब इतनी कम अमाउंट में हम उनको इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। करेक्ट, तो मेरे ख्याल से उसको ना अपन ने फ्रेंचाइज फी नहीं बोलनी चाहिए, ये बोलना चाहिए कि हमारी सर्विस फीस है। सर्विस में क्या क्या दे रहे हैं हम लोग, आपको लोगो दे रहे हैं, आपको SOP दे रहे हैं, जो भी चीज आपको रिसर्च करने के लिए 3 से 4 महीना जाता था, चाय का ठेला कोई भी चालू कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो चीज आपको 6 महीना सीखने के लिए जाएगी और 6 महीने में आपका धंधा शायद बंद पड़ जाए, वो चीज हम आपको 0 डे पे 50,000 रुपए में दे रहे हैं, जो चीज आपको 2-3 लाख रुपए खर्च करके पता चल रही है तो 50,000 रुपए में मिल रही है, तो वो सर्विस फीस होगी। तो उसको आप फ्रेंचाइज फी जैसा, हम लोग 50 लाख और 1 लाख, जैसे अगर मैं मैकडी की अगर फ्रेंचाइज लेने के लिए जाऊँ तो 2 करोड़ रुपए मिनिमम देने पड़ते हैं। मैं अगर इसका अपना बर्गर किंग का फ्रेंचाइज लेने जाऊँ तो 1.5 करोड़ रुपए का चलता है, और सबवे का लेने के लिए जाऊँ तो 50 लाख रुपए का है। इतना तो पैसा देने की जरूरत नहीं है ना, हम लोग तो बहुत ही छोटा पैसा ले रहे हैं, और उसमें सब कुछ करके दे रहे हैं कि हम लोग विजिटिंग के लिए भी आएंगे, आपको अगर इंटीरियर का भी बता देंगे, इंटीरियर का भी बताएंगे, ट्रेनिंग भी दे देंगे, उसमें ट्रेनिंग भी, मार्केटिंग कैसे करना, ट्रेनिंग कैसे रहना, वो सब रहेगा उसके अंदर। समझ गए। आप ट्रेनिंग पे मुझे बताइए, ट्रेनिंग पे क्या क्या करते हो आप? हम ट्रेनिंग पे बेसिकली उनका पहले माइंडसेट बदलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब जो भी बिजनेस चलता है ना सर, वो माइंडसेट के ऊपर चलता है। हमारे कुछ फ्रेंचाइजी बहुत अच्छे, मतलब जिनको 10,000 रुपए पेमेंट पे काम करते थे, आज वो 1-1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। समझ गया। हमारे 50 से ज्यादा आउटलेट ऐसे की जो लाख रुपए महीने का प्रॉफिट करते हैं चाय के माध्यम से, मतलब उन्होंने जितना डाला है उन्होंने वो 3-4 महीने में निकाल लेके अभी अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। समझ गया। मतलब ये क्या है ना, ट्रेनिंग में हमको पहले उनको माइंडसेट देता है कि भाई आपको 10,000 को जाना है, 10,000 रुपए कमाने, 10,000 रुपए दिन का लाना है, वो करनी ही करनी है आपको, वो बताते हैं। और बाद में प्रोडक्ट बनाने के सिखाते हैं, जैसे कि चाय बनाना है, हमारा तो रेसिपी रहता है, हमारे कंपनी से उनको रेसिपी जाता है, उनको मिल्क लेना पड़ता है, रेसिपी कैसे डालना, कितना टाइम डालना, लस्सी कैसे बनाना, लेमन टी कैसे बनाना, हॉट कॉफी कैसे बनाना, कोल्ड कॉफी कैसे बनाना, ये पूरा हम सिखाते हैं उनको वहां पे जाके। समझ गया। तो ये कितने दिन का ट्रेनिंग रहता है? 1 दिन में हो जाता है, पूरा SOP है ना, रेसिपी सेम है। तो हमने क्या वीडियोस वगैरह बना के दिए हुए लोगों को कि वीडियोस भी है, लेकिन खुद जाके हम सिखाते हैं वहां पे प्रैक्टिकली। एक बार हमारा बंदा जाके उनको सिखाएगा और दूसरे टाइम पे वो खुद बनाएगा और आ जाता है। जिसको मैगी बनानी आती है ना सर, वो अपना चाय कुछ भी बना सकता है, वड़ा पाव भी बना सकता है। समझ मतलब आप पूरा सेटअप है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, बन जाएगा। समझ गया। और यहाँ पे यूनिट इकोनॉमिक्स किस तरीके से रहती है? जैसे आपने बताया कि 10,000 रुपए का तुम्हारा दिन का गल्ला बनना चाहिए, मेरे ख्याल से 3 लाख रुपए के आसपास का उसका सेल रहेगा महीने का। उसमें खर्चा कितना 3 लाख तो प्रोडक्शन कॉस्ट जाएगा सर, 50% ग्रॉस मार्जिन है, 50% ग्रॉस मार्जिन है। और ये जो 1.5 लाख रुपए है प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट उनको आपसे लेने, रॉ मटेरियल आधा, मतलब मिल्क वही से लेना है, लोकल मिल्क वही से लेना है, हम जो ब्रांड का बताएंगे वो
अच्छा, लेकिन जो रेसिपी रहेगी चाय पत्ती, गुड़, मसाला वगैरह वो हमसे जाएगा। तो मिल्क का कॉस्ट इसमें कितना रहता है 1.5 लाख रुपए में? 1.5 लाख रुपए में लमसम एक 70,000 तक 75,000 तक रहेगा। तो 50% मिल्क का कॉस्ट है और 50% मसाले का रॉ कॉस्ट है। मटेरियल का कॉस्ट। रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, हम्म। 75,000 रुपए का रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। रॉ मटेरियल का आप मुझे बताइए, जैसे मान के चलते रॉ मटेरियल तो हर चाय को लेना ही लेना है, मैं लोकली जाके लूं या आपसे लूं, तो मुझे अगर ये पता करना है, ये 75,000 रुपए का कितने किलो का चाय उसको लगता रहेगा? मतलब मैं लीटर के हिसाब से बताता आपको। हाँ। हमारा जो 1 लीटर का चाय बनाने के लिए रेसिपी आता है, हाँ, वो लगभग 43 रुपीज की आती है। 43 रुपीज की चाय पत्ती चाय आती है। पत्ती मतलब 1 लीटर मसाला के लिए। पूरा मिक्स रहता है उसमें, प्रीमिक्स रहता है। समझ गया। हाँ, उसके बाद में 56 रुपीज का मिल्क आता है। मिल्क का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है। और गैस लगता है 10 रुपए का। मतलब मिल्क को 2 बार उबालना पड़ता है ना, तो एक बार उबालते फिर अपनी मसाला डालते, फिर बाद में फिर उबालते हैं। 10 रुपए का 10 रुपए का मिल्क। और 1 लीटर में कितने रुपए का ये 20 बनता है रुपए अपने को? 20 रुपए 20 कप बनते हैं, मतलब 200 रुपए बन जाते हैं। 200 रुपए बनते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा जा रहा है फिर 100 109 रुपए लग रहा है। 109 रुपए। 109 अभी रुपए। मिल्क का बढ़ गया है हाँ। सर थोड़ा सा। थोड़ा पहला 43 रुपीज मिल्क का रेट था। हाँ, अभी अब इस साल 56। हाँ, ये साल 56 मिल्क का रेट तो बहुत बढ़ गया। बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ गया, अभी तो ज्यादा बढ़ गया। बढ़ता मतलब ही जा रहा थोड़ा है। सा ग्रॉस में कम हो गए, समझ मतलब गया। प्रोडक्शन और 10 रुपए का अपना एक चाय, एक कप है, 1 कप चाय 10 रुपए का जाता है अपना। 20 बनते 1 लीटर में। समझ गया। तो 65% 55% अपना ग्रॉस, 45% का ग्रॉस मार्जिन है, ग्रॉस बच रहा है अभी। 55% का अपना मटेरियल का कॉस्ट चला जाता है। अब मेरा क्वेश्चन ये था आपको, ये जो 43 रुपीज का आप चाय दे रहे हो, वो तो आपने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, प्रीमिक्स बना के रखा हुआ है। यही चाय अगर मुझे कोई फ्रेंचाइज नहीं ली, आपकी फ्रेंचाइज नहीं लेनी हो, मैं मार्केट में जाऊंगा, तो एक लीटर के लिए चाय कितने रुपए की पड़ेगी? अगर टेस्ट हमारी जैसे बनानी तो इतना ही लगेगा सर। इतना ही लगेगा। हाँ। समझ गया। तो नहीं, मार्केट में टेस्ट के हिसाब से तो प्लस हाँ। माइनस हो जाएगा। हाँ। मतलब हम चाय में तो पानी नहीं डालते। हाँ, जो हमारे यहाँ पे जो बाजू में चाय चलती है सबसे हाँ। ज्यादा, तो हाँ। मिल्क वाली चलती है। समझ गया। मतलब उसमें तो बादशाही चाय जिसको हाँ, अपन हाँ, बचपन में बोलते थे। राइट हाँ। राइट, मतलब मिल्क ही डालते हैं। तो हाँ। अगर कोई मिल्क नहीं डालेगा, कम हाँ। डालेगा, उसमें पानी ऐड करेगा, तो कम हो जाएगा Correct. कॉस्ट ही। लेकिन हमारे जैसी चाय बनानी तो उसको इतना ही पैसा लगेगा। आप 43 चाहे रुपीज। ग्रेजुएट से करो या हाँ। आप Directly खुद का बनाओ। मुझे ऐसे लगा कि ग्रेजुएट चाय वाला जब 700 लोगों के लिए माल ले रहा है, तो थोड़ा सस्ता बनता रहेगा, उसके लिए मैंने ये सवाल पूछा था एक्चुअली आपसे। क्या होता है सर, जब स्टार्ट किया तो बहुत कम था। हाँ। मतलब हमने तो कुछ नहीं कमाया था उस टाइम, हाँ। फ्री में कर रहे थे। हाँ। मतलब जो पैकिंग भी कर रहे थे, फ्री में कर रहे थे। समझ गया। हमारा जो बिजनेस बनेगा तो वही से बनेगा। करेक्ट। मतलब उस टाइम पे भी हमने उनको 50% ग्रॉस मार्जिन निकाल के दिया था। हाँ। अभी भी उनको वही दे रहे हैं, वो भी अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन अभी हमारा कम हो गया है। एज अ कंपनी हमारा जो अभी जो बिजनेस बन रहा है ना, वो हमारा बन रहा है। उनको तो वैसे भी मिल रहा है ना। करेक्ट। उन्होंने मार्केट से भी लेते और Yes. हमारे से भी लेते, तो उनको वही बन रहा था। Perfect. लेकिन जैसे कि बिजनेस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो हमारा भी मार्जिन बढ़ गया है। और हमारी जो टीम वगैरह चल रही है, हमारा जो कंपनी का वैल्यूएशन रहेगा, पैसा बनाएंगे, तो वही से बनाया जाएगा। नहीं, परफेक्ट है। ये सवाल पूछने का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फ्रेंचाइज क्यों लूं, क्योंकि मैं तो खुद भी कर सकता हूँ। मैं अगर मार्केट में जाके चाय पत्ती लेके आओ, दूध लेके आओ और बनाना चालू कर दूं तो हो सकता है। पर यहाँ पे आपने जो चीज बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट में भी जाओगे तो कहीं ना कहीं से तो खरीद के लाओगे ना, फुकट में तो चाय पत्ती आने नहीं वाली। और ये 43 रुपीज भी आप मार्केट में भी जाओगे तो 43 रुपीज की आने वाली है, नीलेश से लोगे तो भी 43 रुपीज की आने वाली है। तो अच्छा चाय क्यों नहीं बनाओ। तो और फ्रेंचाइजी का बेनिफिट यही होता है ना सर, कि आपको स्टार्ट से मैं बोला ना, सेकंड नेम से आप अगर हमारे सब प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो 10,000 लाके देंगे। समझ गया। प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को क्या लगता है कि नहीं हो सकता है। उनको उनके थॉट, अगर थॉट प्रोसेस ही नहीं है उनका अच्छा सा, तो नहीं कर सकते ना। परमेश्वर भी आके बोलेगा कि तू कर सकता है, वो नहीं कर सकते। ऐसी बात है। तो उस पे भी काम करना पड़ता है, तो आ सकता है। और फ्रेंचाइजी का बेनिफिट यही है कि जो रॉ मटेरियल वगैरह का टेस्ट मार्केट में मिलेगा, सब मिलेगा, सब है। हम क्या अलग से कोई नहीं ला रहे, लेकिन जो टेस्ट हमने बनाया ना, वो मार्केट में कहीं नहीं, मार्केट में कहीं और टेस्ट के हम सर, मैं तो वही है, इंडिया में मैं चाय में नंबर 1 बनना चाहता हूँ। चाय का जो जैसे मैं बोला ना, हर घर उद्योजक, हर घर से उद्योजक भी बनाने हमें और चाय भी पिलाने, हर घर में चाय लेके जाना। समझिए। आपने अभी प्रिंसिपल्स के बारे में बोला, क्या क्या प्रिंसिपल्स है आपके? कुछ मतलब
ऊपर ऊपर से आप थोड़ा बता सकते हैं मुझे क्या क्या प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और फ्रेंचाइजी के लिए है ना? फ्रेंचाइजी के लिए? नहीं, पहला तो कैसे था सर, हमें फ्रेंचाइजी की जरूरत थी, हमें नंबर्स भी चाहिए थे, करेक्ट। उनको हम सबको देते, लेकिन अभी हमारा टारगेट क्या है, जिसको अगर 50,000 कमाना है, उसका माइंड सेट अच्छा है, वो काम करने के लिए रेडी है, तो हाँ। भी आ सकता है। हमारा प्रिंसिपल यही है, हमारे टीम को मैं वही बोलता हूँ कि जो कमिटमेंट हम करेंगे ना, हाँ, वो कमिटमेंट आप फ्रेंचाइजी बंद भी करोगे तो वही रहेंगे। समझ गया। मतलब ऐसा नहीं कि उस टाइम पे आपने अलग बोला था सर और आज के टाइम पे आप अलग बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं रहेगा। ये हमारा सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। नहीं नहीं, उन्होंने क्या क्या फॉलो करना चाहिए, अच्छा, उन्होंने क्या 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 करना फॉलो करना चाहिए ताकि उनका 10,000 का गल्ला दिन का हाँ, बनता है? पहली बात उन्होंने जो माइंड सेट है वो क्लियर हाँ। रखना चाहिए, जो हमारी Yes. टीम ने बताया। यस। दूसरी चीज, इनिशियल डेज में क्या होता है सर, धंधा थोड़ा सा कम रहता है, हाँ, उस टाइम पे पेशेंस रखना चाहिए। यस। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जो बीच में करते पानी डालना, वो ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। और जो हमारा रिलेशन मैनेजर रहेगा, एडमिन रहेगा, उनसे हर प्रॉब्लम का डिस्कशन करना चाहिए उन्होंने। समझ जो भी गया। कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हम 6 साल से हमने स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब एक कप बेचने से आज हम 1 लाख 1.5 लाख कप दिन के बेचते हैं, तो हमारा है। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। Yes. तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आपको बता देंगे, लेकिन उन्होंने कॉल करना चाहिए। उनको Yes. क्या लगता है ये ध्यान ही नहीं दे रहे हमारे पास में, हाँ, तो वो मेरा भी उनके पास में नंबर रहता है, मेरे जो मैनेजर है उसका, वो आप अगर जो प्रॉब्लम मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो। समझ ये गया। कुछ प्रिंसिपल उन्होंने फॉलो करने चाहिए। एक बंदा जो खुद गल्ले पे बैठा हुआ है, जो जिसने अपना फ्रेंचाइज लिया हुआ है, उसने डेली बेसिस पे क्या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? उसने क्या करना चाहिए, कस्टमर के साथ में रिलेशन अच्छा होना चाहिए, व्यवहार उसका बहुत पहला। अच्छा होना चाहिए उसका। हाँ, जो मैंने बोला ना कि हमारा हाँ। जो कल्चर है, हम जो उनको सिखाते हैं, फॉलो करो, Correct. स्माइल दे दो कस्टमर को। क्या Correct. जाता है स्माइल देने में? करेक्ट। लोग बोलते हैं कि जो आइस होता है उसको रखो, नहीं क्या? हाँ। मैं तो बोलता है पूरा ज्यादा से ज्यादा आइस ही रखो। कोई बात नहीं, हम जो गर्म ही चाय बेचते हैं ना, तो हाँ। गर्म मत होना कभी भी किसी करेक्ट, पे। करेक्ट। किसी ने गाली दिया तो उसको ब्लेसिंग के साथ में ले लो, हाँ, अच्छा वो बनेगा उसमें, ये करना चाहिए। दूसरी चीज क्या, वो हर बार ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। हाँ, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, क्यों उसके बढ़ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं बढ़ रहे, उसने आइडेंटिफाई करनी चाहिए। तो correct, आपने बोला ना कि आपने जैसे ईजो का प्रॉब्लम देखा था, कस्टमर का क्या क्या हो रहा है, वो correct. आपने सॉल्व किया 2-3 महीने में, वैसे Correct. भी हर एक बिजनेस बनेगा। Yes. और वो फ्रेंचाइज, सबको क्या लगता है, नहीं मैंने फ्रेंचाइजी लिए ग्रेजुएट की मतलब मैं सेट हो गया, हाँ, सेट नहीं हो, उसको सब करना है। Correct. लोकेशन अलग है ना, हाँ, वहां के प्रॉब्लम्स हमें देखने चाहिए, क्या क्या एड ऑन कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो हमारी कंपनी रहेगी उनको कांटेक्ट करना चाहिए। समझ और गया। जो दिन का होता है उसका हर एक फॉलोअप लेना चाहिए। मतलब शाम हो गई, धंधा क्लोज किया, तो उसने एटलीस्ट फ्रेंचाइजी को कॉल करना चाहिए, कंपनी को, कि सर ऐसा ऐसा हो गया था, आज इतना सेल है, मैं कल कितना करूँ, कैसे बढ़ाऊं, हर समझ बार गया। उसने वो डिस्कशन करना तो चाहिए। कितना जो सेल होता है गल्ले पे, वो कैसे किस तरीके से गिना जाता है? अभी तो मिल के हिसाब से, रेसिपी आप के हिसाब से जाता है। रेसिपी के एक हिसाब से एक रेसिपी हमारी आपको 2 इस लीटर की। आप कोई सिस्टम नहीं रखते हो कि आज सेल कितना हुआ, कौन सा माल ज्यादा गया, कौन सा माल कम गया? हमारा मोस्टली गुड़ की चाहिए जाती है सर, चाय के आउटलेट पे अच्छा, गुड़ की चाहिए और कोई चलती है। डिजिटल सिस्टम लगाया हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं लगाया हुआ है। हम्म। आप प्रमोट करते हो लोगों को कि नहीं ये चीज, मतलब जैसे मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आज का सेल कितना हुआ, कैश में कितना आया, यूपीआई में कितना आया, नया कस्टमर कितना आया, रिपीट कस्टमर कितना आया, गूगल के रिव्यूज कितने आए, तुम्हारा कौन सा माल ज्यादा बिक रहा है, कौन सा माल कम बिक रहा है, ये बराबर। 8 ही चीज रोज गिननी चाहिए। तो ये किस तरीके से नहीं, गिनते हैं ये नहीं लोग? होता है सर। ये लोग, ये नहीं होता है। सेल का देखते हैं हम लोग कि हाँ। उनका, अभी हमारे पास में भी उनका रेसिपी जाता है ना पर हाँ, मंथ का, करेक्ट, तो हमें मालूम है उनके रेसिपी के हिसाब से उनका सेल कितना चल रहा है। समझ मतलब गया। दिन के 20 रेसिपी जा रहे थे, 40 लीटर जा रहा है, 800 कप बेच रहे हैं, 8,000 का सेल है उनका, करेक्ट, बाकी मिला के 10,000 बन जाता है, 2,000 अदर प्रोडक्ट जाते हैं। मतलब ऐसा कैलकुलेशन हमारे पास है, लेकिन वो नहीं चेक करते हम लोग। समझ गया, समझ गया, समझ गया। तो मैं कैसे करना चाहिए वो, करना कि चाहिए। अगर करेंगे तो क्या होगा कि वो, जैसे आपने बताया कि हर लोकेशन अलग अलग है, तो आपका गुड़ का चाय ज्यादा चलता है, 100% ज्यादा चलता है, लेकिन जो उसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो ज्यादा बिकता है ना, वही सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से मार्केट, मतलब जो प्रॉफिट है वो वही से आता रहेगा। बराबर है। लस्सी से प्रॉफिट ज्यादा आता रहेगा, लेमन टी से ज्यादा प्रॉफिट आता रहेगा, क्योंकि उसका तो डायरेक्टली प्राइस 20 रुपए का हो जाता है ना, बराबर। 10 रुपए का तो अपन देते नहीं। तो वो जो कैलकुलेशन है वही से प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा, वो मेरा ऐसा मानना है। बढ़िया। तो अभी आप खुद का टाइम कैसे डिवाइड करते हो? आपका दिन में मेरे ख्याल से 3, 4, 5 फ्रेंचाइज निकलता है, तो किस तरीके से आप इतना बड़ा जो काम है वो किस तरीके से कर पा रहे हो? ऐसा नहीं लगता आपको कि थोड़ा डायल्यूट हो गया है? मतलब पहले तो आपने खुद बोला कि मैं खुद गया, खुद का दुकान समझ के आपने वो चालू करके दिया। अब नीलेश हर जगह पे नहीं जा सकता है, तो लोगों को ऐसा लगता नहीं है क्या कि अरे यार नीलेश नहीं आ रहा है तो कैसे होगा?
नहीं, अभी तो ट्रेनिंग दिया है सर, टीम है मेरी 46 लोगों की। हाँ तो मैंने क्या किया है, सीईओ बनाए मेरे जो 3 ब्रांड है, हाँ मतलब चाय का, वड़े वाले का और लस्सी वाले का। समझ गया। और मेरा जो डुप्लीकेशन है, जो मेरा विजन है, हाँ मैं हर एक हफ्ते में उनके साथ में डिस्कस करता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा मैं उनके साथ में भी, मतलब चाय का जो नितिन है उसके साथ में मैं 5 साल से हूँ, तो उसको सब मालूम है कि नीलेश का विजन क्या है, उसको क्या क्या लेके जाना है। फिर वैसे मैंने उनको किया है, उनके साथ में भी टीम दिया हुआ है, और टीम को भी हम हर बार ट्रेनिंग देते हैं। अभी जो पूरा सिस्टम है वो पूरा ट्रेनिंग ही दे सकते, क्योंकि मैं तो हर बार, अभी तो मैं ओपनिंग को भी नहीं जा सकता, इतने ज्यादा ओपनिंग होते हैं दिन में 2-3, और अलग अलग लोकेशन रहते हैं। मेरा फोकस अभी यही है कि मैं और कैसे उनको प्रॉफिट में लेके जा सकता हूँ। तो इसीलिए अभी मैं उनको शॉप के लिए चाय पत्ती, गुड़ की पत्ती, ये सैंपल्स बना रहा हूँ, और बने भी है। मतलब अगर एक शॉप है उनका, उनके पास में 2-3 किलो भी चाय पत्ती बेचती है, तो उनका कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा। जो सेल है उनका, वो सेल 1000-2000 से कैसे बढ़ सकता है, उसके बारे में सोच रहा हूँ। और बाकी जो टीम है, बढ़ाने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग का कुछ यूज करने के लिए बोलते हो, जैसे गूगल माई बिजनेस हो गया, उसके लिए कुछ बोलते हो आप? नहीं, अभी तो वो नहीं करते सर। अभी हम खाली सोशल मीडिया पे, जैसे इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, वहाँ पे इन्फ्लुएंसर को दे देते हैं, वहाँ पे लोकल, और वही से कर रहे हैं अभी। वही से कर मेरे ख्याल से एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐड होना चाहिए कि हर बिजनेस के लिए गूगल माई बिजनेस आजकल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना। जैसे मैं भी अगर आपके पास आऊंगा, आपने बताया कि फलाने फलाने जगह पे मैगी अच्छी मिलती है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, नीलेश ने बताया तो जाना तो है मुझे, लेकिन जाने से पहले एक बार खाली गूगल पे सर्च करूंगा कि एबीसी रेस्टोरेंट में मैगी कैसी मिलती है, उसके फोटोज कैसे है, उसका रिव्यूज कैसा है। बराबर है। वो एक बार, जैसे किसी ने भी अगर आपको बताया कि मुझे नीलेश से 500 चाय चाहिए, बंदा मान लेगा कि चलो ठीक है, बट एक बार तसल्ली के लिए गूगल पे जाके चेक तो करेगा कि ग्रेजुएट चाय के रिव्यूज कैसे है, एक बार जाके चेक करेगा कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्होंने क्या बोला हुआ है। तो वो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बड़ी ऑर्डर आएगी या फिर जो नया कस्टमर जुड़ना चाहेगा, एक बार के लिए ऑनलाइन जाके चेक करेगा। और जो अभी नए नए लोग जो मार्केट में आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे डिजिटल सेवी है, वो चेक करेगा ही करेगा, और जाने के बाद ऐसा सेल्फी निकाल के डालेगा कि देखो मैंने यहाँ पे आज ग्रेजुएट चाय में आया था, मैंने सेल्फी निकाल के गूगल पे डाल दिया। उससे क्या होता है ना, आपका नया कस्टमर आपको रिव्यू देगा, रिव्यू आपको नया कस्टमर ला के देगा, और जो नया कस्टमर आएगा वो फिर से वो पूरा चक्कर अभी चलता ऐड रहेगा। करेंगे सर, वो हाँ पूरा ऐड ऑन करेंगे। नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से धंधा नदी की तरह होता है, वो बहते रहता है और कुछ नई नई चीजें और आती रहती है, तो अपन करेंगे उस चीज को, डेफिनेटली करेंगे। अभी आपका क्या विजन है? आपने विजन के बारे में बात कर रहे हो, आप अभी आप 700 फ्रेंचाइजी पे बैठे हुए हो, क्या विजन है आपका? मेरे को चाय का सुख हर घर में देना है सर। समझा। तो आपको ऐसा लगता है कि माँ ने चाय नहीं बनानी चाहिए, ग्रेजुएट चाय का नहीं, माँ नहीं बनानी चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट चाय की चाय पत्ती हो, ग्रेजुएट का चाय हो, ऐसा करके जो प्रोडक्ट आने वाले मेरे आने वाले दिनों में एफएमसीजी में चाय पत्ती के अच्छा एफएमसीजी, हाँ, ये जो प्रोडक्ट जाने वाले हाँ, तो ये मैं लाऊंगा हर घर में ग्रेजुएट की चाय देना है मेरा। और हर घर में एक उद्योजक भी बनाना है, क्योंकि जो मैं आया हूँ पिछले 6 साल से, मैंने मेरा जो देखा है ट्रांजिशन की कैसे मैं था, मेरी फैमिली, जैसे मेरी माँ, मैंने बोला कि जब कपड़ों के दुकान में जाती थी तो 300-400 की साड़ी दे दो, ऐसे बोलती थी। आज के टाइम पे नहीं बोलती, दे दो अच्छी वाली दे दो। वो जो चेंज हुआ है मेरे घर में, जो माहौल बदल गया है, मेरे साथ में जो माहौल बदल गया है, आज मेरे को ताज होटल में जाके चाय पीना है तो मैं पी सकता हूँ। ऐसा मैं देखूंगा नहीं कि सैलरी आ जाएगी क्या, पैसे है क्या, प्रॉब्लम आ जाएगा क्या, ईएमआई आ जाएगा क्या, ये सब चेंज हो गए। तो मेरे को उद्योजक भी बनाने, मतलब फ्रेंचाइजी देके, और मेरे को हर घर में ग्रेजुएट चाय का सुख भी देना है। जैसे मारुति ने कार का सुख हर घर में दिया है, वैसे मेरे को जो चाय का सुख है वो हर घर में देना, हर घर में देना है। बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो मेन सक्सेस है वो आपका फ्रेंचाइज से आने वाला है। तो फ्रेंचाइज से आपने 50,000 रुपए लिए, उसके बाद में 2 लाख रुपए उसने खर्च कर दिया, 2.5 लाख रुपए उसके हो गए। वो 2.5 लाख रुपए कब निकल जाते हैं, मतलब कितना टाइम में निकल जाते हैं? वो डिपेंड करता है सर कहाँ पे ओपन किया है, मतलब 6 महीने में तो निकल जाते हैं सबके। 6 महीना लगता है उसके लिए? 6 से 8 महीने में 6 से 8 पूरा रिटर्न आ जाता है उसका। समझ गया। किसी के 3 महीने में भी आ जाता है। लेकिन मुझे कैसे लगता है ना कि जैसे आपने बताया कि 3 लाख रुपए का अगर मेरा सेल्स हो रहा है, तो कितने लोग 3 लाख रुपए के सेल्स पे 1 महीने में पहुंच जाते हैं? मतलब ये जो लोकेशन पे डिपेंड करता है। चाय का बिजनेस है, पहले हो जाते थे, पहले सेकेंड डे भी हो जाते हमारे शुरू के आउटलेट। बाद में क्या होना सर, बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया, मतलब बहुत ज्यादा।
समझ गया। एक जगह पे कम से कम 8 से 10 आउटलेट ओपन हो रहे हैं। और हम्म, जो लोग तो उतने ही हैं, ठीक है, चाय पीना बढ़ गया होगा शायद, 100% बढ़ा है। लेकिन लोग तो उतने ही है। Correct. लेकिन ब्रांड भी अगर 10 ब्रांड आ जाते ना, हाँ, हर एक का टेस्ट अलग अलग है, हर एक का हाँ। माइंडसेट अलग अलग है, तो 3-4 महीने लग जाते हैं सर। 3-4 महीना लगता है। उसको ये सब फॉलो करना पड़ता है शिद्दत से। करेक्ट, मतलब अगर वो बीच में भी अगर अटक गया ना कि थोड़ा सा, मतलब चलो मेरे भाई की शादी में 3 दिन शॉप बंद कर देता, लोगों को कुछ लेना देना नहीं, अभी वो शिफ्ट Correct. हो जाएंगे। राइट, और आज लोग ऐसा नहीं कि पहले कैसा था सर, मेरा चाय का शॉप है, आप मेरे अच्छे दोस्त हो, तो नीलेश का शॉप है, अच्छा वाला ओपन हुआ है साइड में, तो मैं नीलेश का दोस्त हूँ, मैं नीलेश के पास में ही जाऊंगा। समझ गया। पहले में होता था, Correct. पहले में घर हाँ। वाले भी बोलते थे नहीं नहीं वो शेठ जी का दुकान पे जाना पड़ेगा बेटा, हाँ। ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो होता था, अभी नहीं होता अभी है नहीं सर। होता, अभी अभी। कुछ लेना देना नहीं, आप मेरे दोस्त हो ना, हाँ। आपको मेरा चाय अच्छा नहीं लगता, आपको मेरा सर्विस अच्छा नहीं लगता, आप शिफ्ट हो जाओगे Shift हो जाओगे। सेकेंड डे में, आपको भी कुछ लेना देना नहीं। करेक्ट, हर एक आदमी वैसे बन गए हैं। सो समझ गया। आज के टाइम पे वो 3-4 महीने उसको बहुत शिद्दत के साथ में रहना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर क्या मिस्टेक कर रहा है। अगर लोग बोलते कि यार सर उसको जो है ना वो पिछले 20 साल से होने तो कोई बात नहीं। हमने वड़े वाला स्टार्ट किया था सर शिरडी में, हमारे बाजू में जो वड़े वाले की गाड़ी थी उसकी सर 3-4 हजार वड़े पाव बेचता था दिन का। समझ गया। और वो कितने साल था सर, 40 साल से वो वहाँ पे काम कर रहा था। Correct. हमने सेकंड दिन में सर 2800 वड़े बेचे, बड़े हैं। हमें 6-6 हजार वड़े वड़ा पाव बेचा। आप शिरडी में किसी को भी पूछोगे ना, हाँ, मिस्टर वड़े वाले के तो इतना बड़ा सेल था। Correct. ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मैं वही बोलता हूँ ना कि कुछ ना कुछ तो उसके मिस्टेक है कॉम्पिटिटर की। 100%। ग्राहक कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम में है। यस, वो उस तक वहां तक वेट करना है हमें। जब हम वेट करेंगे ग्राहक अपने पास में आ जाएगा, उसको पकड़ के रखो, जाने मत दे दो, करेक्ट। अच्छे बोलो, अच्छा टेस्ट दे दो, अच्छा सर्विस दे दो, हो जाएगा। इसके लिए ना एनपीएस स्कोर बोलते हैं, नेट प्रोमोटर स्कोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस ने ये गिनना चाहिए कि मेरे पास जो कस्टमर आया है उसमें से कितने प्रतिशत लोग सेटिस्फाइड है, कितने प्रतिशत लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है और कितने प्रतिशत लोग सेटिस्फाइड नहीं है। उसका अगर एनपीएस स्कोर आप, और एनपीएस स्कोर कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? गूगल के रिव्यूज में। आप अगर गूगल के रिव्यूज में जाके देखोगे, जिस भी बंदे का गूगल का रेटिंग 4 से कम है, ये समझ लेना कि उसका तो कुछ तो गड़बड़ हो गया है। अगर वो 4 से 4.5 के बीच में है तो उसका अच्छा चल रहा है, और 4.5 के ऊपर है तो ये समझ लो कि उसका बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से सर्विस दे रहे हो। क्योंकि आपने जो बोला वो सारा का सारा क्वांटिटेटिव है, मतलब क्वालिटेटिव है ये सारा का सारा, कि मेरा व्यवहार कैसा था, मैंने दुकान अच्छे से खोली रखी कि नहीं रखी, कहाँ पे गिनते रहूंगा? मैं नहीं गिन सकता हूँ। लेकिन एक चीज है जो गिन सकते हो, वो है गूगल के रिव्यूज। आप अपने कस्टमर को प्रमोट करो, जिस तरीके जो भी कस्टमर को आता है, कुछ नहीं तो हम लोग गीजो के साथ में क्या करते हैं ना, एक क्यूआर कोड देते हैं, बोलते हैं कि वहां पे रखो और कस्टमर को प्रमोट करो। अच्छा लगा रहेगा तो रिव्यू दो, बुरा लगा रहेगा तो भी रिव्यू दो। क्योंकि कस्टमर खुद होके तुम्हारे मुंह पे नहीं बोलेगा कि तुम्हारा बुरा है, वो दूसरी जगह पे चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने उसको कंप्लेंट करने के लिए चांस दे दिया ना, तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचने वाला है। क्योंकि वो आज गलत रिव्यू डालेगा, तुम उस पर काम करोगे बराबर और उसको ठीक करोगे, सही। तब जाके तुम्हारा धंधा 10 साल 20 साल 50 साल चलने वाला है, नहीं तो 15 दिन के बाद ही बंद पड़ने वाला है। सही तो नेट प्रोमोटर स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो गिनो, और कस्टमर को कभी ये मत बोलो कि अच्छा रिव्यू दो या बुरा रिव्यू दो, उसके मन में जो है ना वो देने दो। और आजकल तो कस्टमर मानता भी नहीं है, वो तो बुरा है तो मुंह पे बुरा बोलेगा और मुंह पे अच्छा बोलेगा। लेकिन जब तुम उसको चांस देते हो बोलने के लिए, तो अपने मन को बोलेगा जो भी है, और जब बोलेगा तब उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो और अपने धंधे को आगे बढ़ा सकते हो। बराबर है। तो अपन इस पे थे कि 3 लाख रुपए का उसका गल्ला 6 से 8 महीने 6 से 8 महीने में होना चाहिए ही चाहिए, तब जाके उसका ये होता है। तो अभी आपने ऐसे कितने फ्रेंचाइज है जो 3 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं और कितने नीचे है? मतलब सर हमारे अभी 450 में से 300 आउटलेट तो ऑपरेशंस में चाय के। बढ़िया। हाँ, मैं चाय का बताता पहले। हाँ, तो उनमें से 150 से ऊपर हमारे आउटलेट है जो 3 लाख के भी आगे। क्या बात है। हाँ, उसमें से 65 से आगे कुछ आउटलेट है जो 6 लाख तक जाते हैं। क्या बात है, हाँ। बहुत बढ़िया। और बाकी के जो है वो 5,000 के 10,000 में अभी। हाँ, और जो शुरू हुए अभी करंटली, और अभी जो समर में होते तो उनका भी रहता है, पर लेकिन हमारा ब्रेक इवन ही है सर। मतलब 200 चाय भी जाते, 2,000 भी काउंटर हो जाता है, तो लॉस में नहीं रहता। लॉस में नहीं रहता। हाँ, लॉस में तो नहीं है। 2,000 भी जाए, हमारा ब्रेक इवन भी बहुत कम है। तो जो लोग अभी प्रॉफिट नहीं बना रहे, उनको आपको क्या मैसेज देना है आज? क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं उनको वही बोलूंगा कि पेशेंस रखो,
हाँ, क्योंकि मैं 2018 से कर रहा हूँ। हाँ, आज मैं अच्छा बन गया हूँ, 6 साल में आप भी बनोगे, लेकिन Correct. पेशेंस रखो। और प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो फ्रेंचाइजी की हमारी जो टीम होगी उनसे बात करो, जो हाँ। हमारी होंगे, और जो बाकी फ्रेंचाइजी नहीं कमा रहे होगी तो उनसे बात करो एक बार, प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, क्यों हम्म। कमा नहीं रहे। अगर 70 लोग कमा रहे तो हाँ। 400 ने भी कमानी चाहिए, 100%, सबने कमाने चाहिए। प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। एक तो Correct. हमारा सपोर्ट उनको मिल रहा है 70 हम्म, लोगों को, बाकी हम्म, को नहीं मिल रहा होगा, हम्म, नहीं है तो हमारा ले लो। Correct. अगर आपकी मिस्टेक हो रही है माइंडसेट के ऊपर या हम्म, कस्टमर के ऊपर, तो वो चेक करना जरूरी है। हम्म, और बन सकता है सर, किसी का भी बन सकता है। मैं बोला ना कि शिद्दत से अगर लगे रहेंगे ना 5 महीने, तो चाय में तो मुश्किल ही नहीं 10,000 लाना। Correct. मैं अगर किसी भी शॉप पे काम करूंगा ना, हाँ, तो मैं 30,000 के नीचे का सोचूंगा नहीं क्या आज के बात डेट है, में। बहुत कोई भी बढ़िया। कंपटीशन हो, कितना भी कंपटीशन हो, Correct. मैं मेरा माइंड सेट ही वैसा रखूंगी, 30,000 लाना 30,000 है। तो चाहिए उसके लिए क्या क्या करने पड़ेंगे, फ्रेंचाइजी क्या मदद करेगी कंपनी, और मैं उसके लिए क्या एफर्ट डालूंगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन में मैं बना के लेके जाऊंगा। और क्या बात अगर नहीं बन जाता है 30,000, 20,000 तो आ जाएंगे, तभी भी 8-9 हजार रुपए प्रॉफिट कर लेंगे। करेक्ट, हो सकता है ना सर, इसीलिए उन्होंने सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, कुछ कुछ सबसे लोग बोलते पहले कि सोचना चाहिए। नहीं यार सर, हो ही नहीं रहा है, सर हम्म, हो ही नहीं रहा है। हाँ, अरे होगा बाबा, होगा, हाँ। डेफिनेटली होगा। सब बाकी का हो तो तेरा क्यों नहीं होगा। करेक्ट। और मेरे ख्याल से धंधे को ना दिन के हिसाब से नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि दिन वाला बंदा जो है ना वो दिहाड़ी वाला है, हाँ बराबर है, जो पगारी है वो महीने वाला है, और जो धंधे वाला है वो साल वाला है। साल वाला है। क्योंकि तुम्हारा ऐसे कुछ कुछ बीच में महीने आएंगे जहाँ पे तुम्हारा गल्ला 10,000 से उठ के 1 लाख का भी हो सकता है। मान के चलते 15 अगस्त आ गया, कुछ सन आ गए बीच में, कुछ त्योहार आ गए, उसमें अगर मुझे बल्क ऑर्डर मिलना चालू हो गया तो मेरा धंधा तो उस टाइम पे 3 लाख से उठ के सीधा 10 लाख पे चला जाएगा। वहां पे मेरा 100% प्रॉफिट निकलने वाला है। बराबर। तो धंधे को कभी भी एक दिन या एक महीने के तरीके से नहीं देखना चाहिए। अगर धंधा चालू कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 साल का विजन लेके रखो कि मैं 3 साल तो मैं उसको चलाने वाला हूँ और शिद्दत से चलाने वाला हूँ। और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हें रोज कस्टमर चाहिए तो रोज तुम्हें मार्केटिंग करनी होगी, और मार्केटिंग करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हें थोड़ी अक्कल लगानी पड़ेगी, बराबर। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पैम्पलेट बांटो, किसी अ, जो कम्युनिटी है कम्युनिटी में Join जाके करो। ज्वाइन करो, और कुछ नहीं तो तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल से रील बनाना चालू करो, जो कस्टमर आ रहे हैं उनसे रिव्यू लेना चालू करो। इतनी छोटी छोटी बातें भी अगर रोज एक बंदा अगर करना चालू कर देगा तो उसके बाद नए कस्टमर और रिपीट कस्टमर आके उसका Definitely। धंधा चालू बन ही जाएगा। और फूड इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है सर, 1 साल तक रुकने की भी जरूरत नहीं, हाँ, 1-1.5 महीने में हो जाता है। 100% होता है ना, फूड 100% इंडस्ट्री होता में है। तो हो ही जाता है। मतलब मैं Correct। तो यही कहूंगा कि हम्म, जो भी कोई अगर फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो हम्म, उसने यही सोचना चाहिए, हम्म, सेकेंड डे से मैं अच्छा प्रॉफिट कैसे बनाऊं, सेकेंड डे से प्रॉफिट। Perfect फूड है। इंडस्ट्री है सर, करेक्ट, ये अलग है। बाकी 3 साल में भी जब बिजनेस में आया था, मेरे को भी पता था कि 3 साल रुकना है, गरज ही नहीं है। गरज नहीं है। सेकेंड डे से आप बना सकते हो ना, हम्म। इसीलिए वो देखो सेकेंड डे से मैं क्या कर सकता हूँ। और जैसे आपने बोला बाकी की जो चीजें वो एड ऑन कर लिए तो अच्छा बिजनेस बन सकता है। परफेक्ट। तो अभी आपका ये विजन है कि हर घर में ग्रेजुएट चाय पहुंचनी लेके चाहिए। जानी, यस। तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आपने बहुत अच्छे से जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उनको भी आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो बंदा नहीं कमा रहा है उसने क्या करना चाहिए, आप क्यों कस्टमर से पैसा लेते हो, जो फ्रेंचाइजी से पैसा लेते हो क्यों ले रहे हो, कितना ले रहे हो। तो बहुत अच्छे से आपने सारे सारे के सारे जवाब दे दिए, और किस तरीके से माइंडसेट पे आपने बात करी कि क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा निगेटिव माइंडसेट है तो तुम्हें पॉजिटिव आउटकम नहीं आने वाला है। कभी नहीं। तुम 100% अगर पॉजिटिव रहोगे, और पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि हो जाएगा, करने से नहीं होगा, सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, एक्शंस लेने पड़ेंगे, खाली बोलने से नहीं होगा। तो पहले तो राइट माइंडसेट रखो, राइट एक्शन रखो, राइट एक्शन पे रिफ्लेक्शन रखो कि अगर किसी का अगर निगेटिव गूगल रिव्यू आ गया तो अरे ऐसे करके तूने गूगल मैंने अच्छा चाय तो पिलाया था तेरे को, ये नहीं होना चाहिए। ये समझो कि उसको मैं कैसे सुधारूं, बराबर है। और जितनी भी गलतियां हैं, लोगों ने भी गलतियां की हो तो उसकी गलती खुद की गलती मानो कि मेरा बंदा है ना, उसकी भी गलती है तो मेरी गलती है, मैं उसको कैसे सोल्यूशन दूं। लोगों को गलती के ऊपर वो गलती के ऊपर नमक छिड़कना आता है, लेकिन उस गलती को किस तरीके से ठीक करे, ये जो उसका माइंडसेट रहता है वही आगे बढ़ता है। बराबर है। नीलज जी, आपने हमें बताया अभी कि आपके 700 फ्रेंचाइजी है, तो मेरे ख्याल से 700 खाली चाय की नहीं, अलग अलग भी फ्रेंचाइजी है। तो आपने चाय छोड़ के अलग फ्रेंचाइजी क्यों की, और क्या उसका प्रोपोजिशन है वो भी बता दीजिए मुझे। सर हमारे चाय के बाद में हमने मिस्टर वड़े वाला लॉन्च किया। ये क्यों हाँ। किया, क्योंकि
हमें जो इंक्वायरीज आती है, हाँ क्या है ना, नीलेश जैसा सबको बनना है, हाँ लेकिन मैं हर जगह पे अगर एक तालुका है सपोज रहता है, वहां पे मैं 2 फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता। हाँ इसीलिए मैंने क्या सोचा कि चलो नया ब्रांड चालू करते हैं। तो मैं समझ गया। वही सोच रहा था, बिकॉज ऑफ 3 साल से मेरे को वही चैलेंजेस आते हैं। एक तालुके से, एक जगह से 5-5 6-6 कॉल आए हमें। समझ गया तो उनको हम हर बार तो फ्रेंचाइजी ग्रेजुएट की 5 लोगों को नहीं दे सकते, समझ तो गया। कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो रिसेंटली क्या हुआ, शिरडी में मैकडी का आउटलेट आया था। अच्छा तो मैं मेरे घर वालों को मैकडी में बर्गर खाने के लिए लेके गया, हाँ और मेरे घर वाले फर्स्ट टाइम बर्गर खा रहे थे। हाँ उनको मालूम ही नहीं था कि वड़ा पाव को बर्गर बोलते हैं। हाँ तो उन्होंने क्या किया सर, वहां पे वो स्टोरी भी बहुत अच्छी मेरे पास में, मैं बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रेड है ना वो हाँ। मैगडी वाला, तो उसको हटा के वो टिक्की बाजू करके वो वड़ा पाव जैसे खाया। समझ गया। मैंने वही सोचा यार, इतना बड़ा फिरंगी ब्रांड है ये, हाँ यहाँ पे आके हाँ, हमें बड़ा बर्गर जैसे खिला रहा है, करेक्ट। और इसको इतना ज्यादा 40,000 आउटलेट रेस्टोरेंट तक लेके गया। हाँ फिर हमारा जो वड़ा पाव आपने भी देखा होगा ग्रामीण भाग में कैसे होता है सर, ग्रामीण एरिया में तो पाव बाजू में वड़ा बाजू में ऐसे हाँ, खाते लोग। करेक्ट। तो मैंने वही सोचा कि एक दिन अपन भी ऐसा करेंगे ना, हाँ दूसरे कंट्री में जब हमारा जाएगा मिस्टर वड़े वाला, क्या तो बात वहां है। पे पाव बाजू में रहेगा, वो फिरंगी जो रहेगा वो पाव बाजू में और वड़ा बाजू में ऐसा खाएगा। क्या तो बात उस है। टाइम पे वो मिशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। चलो इसको ही ब्रांड बना लेते हैं। हाँ, तो मैंने 2-3 महीने उस पे काम किया कि वड़ा पाव के लिए रेसिपी कैसे होनी चाहिए, हम्म, जो पोटेटो वगैरह होंगे वो कैसे रहने चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं, बाकी ब्रांड क्यों फेल हो गए। ये मैंने सोचा कि चलो अभी मैकडी बन गया ना, तो वड़ा भी अपन आउट ऑफ कंट्री में लेके जाएंगे और वहां पे वैसे खिलाएंगे। कब बनने इसीलिए- वाला है पहला आउट ऑफ कंट्री? करेंगे सर, अभी तो पूरा इंडिया का बाकी है। सही अभी है। तो इंडिया में ही उद्योजक बनाने बाकी है, तो इंडिया में इतना ज्यादा जाएगा ना, 30-40,000 तक इंडिया में ही जाने वाले हैं अपन। क्या बात है। लेकिन जल्द से जल्द अभी कितना है अपना बड़े वाले का कितना है? 273 फ्रेंचाइजी 273 फ्रेंचाइज, और बाकी सारी की सारी चाय और लस्सी। तो चाय और लस्सी एक है, चाय और लस्सी एक ही इसमें जाती है। यस। और लस्सी अपन कैसे, मतलब पैकेट में ही देते हैं या नहीं, फिर अपन खुद बनाते हैं, वहां पे लूज होती है वहां पे। लूज होती है? हम्म। और हम लोग लस्सी के लिए, जैसे आपने चाय के बारे में बताया कि अपन चाय के लिए पत्ती डालते हैं, पत्ती प्रोवाइड करते हैं, लस्सी के लिए क्या मसाला provide होता है, करते हैं? प्रेमिक्स होता है, वो भी दही में अच्छा। डालना पड़ता है वो खाली। अच्छा Yes. अच्छा अच्छा अच्छा। तो और दही वो लोकली हाँ, मतलब हमारा जो ब्रांड है वो यूज करते हैं, वही यूज करते हो? फिक्स रहता है वो, सबका टेस्ट प्रोपोर्शन में रहता है पूरा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी 273 वड़े मिस्टर वड़े वाले की फ्रेंचाइज हो गई है, और 400 से ज्यादा चाय की फ्रेंचाइज हो गई है। Yes. बहुत बढ़िया, सही है सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि घर घर उद्योजक होना ही चाहिए। और जब हर कोई बंदा इस तरीके से सोचेगा कि मेरे माँ को, मेरे पिताजी को मैं किस तरीके से एक अच्छी लाइफ दे सकूं, और हम लोग इस गुलामी से, जो गरीबी की गुलामी है, उससे जब आगे बढ़ना अगर है, तो हर बंदे ने ये सोचना चाहिए कि मैं सोसाइटी को क्या अच्छा देने वाला हूँ। बराबर। अगर आप सोसाइटी को उसके नीड के हिसाब से कुछ अच्छा दोगे, तो 100% आपको अच्छा ही रिजल्ट आएगा। बराबर है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप Thank you आगे so बढ़ते much. रहो, और हर घर उद्योजक घर घर उद्योजक करते रहो। ठीक है।